बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं माज़रत करूँगी क्योंकि बैकग्राउंड शोर के लिए लाइट नहीं है, तो उसकी वजह से आपको पता है सन्नाटे में शोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। तो नावल के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी किसी ऐसी गोशे में, ऐसे कोने में जाके पढूं जहाँ से बाहर का शोर कम से कम सुनाई दे आपको। तो आज जो मैं नावल पढ़ूंगी वन ऑफ़ माय मोस्ट फेवरेट नावल्स में से एक नावल है, वो फ़रत इश्तियाक का। आपको पता है फ़रत इश्तियाक क्या खूबसूरत राइटर हैं, क्या खूबसूरत नावल लिखती हैं वो। उनकी तहरीर, उनका अंदाज़े बयां बहुत ही बेहतरीन होता है। आज जो मैं नावल पढ़ूंगी वो उनका मैंने लिया है किरण नवंबर 2000 के शुमारे में आया था। है तो ये काफ़ी पुराना, मेरा ख्याल है 20-22 साल हो गए हैं इस नावल को, लेकिन जब भी पढूं मुझे ये बिल्कुल नया लगता है। और इतना खूबसूरत ये नावल लिखा गया है कि मैं पता नहीं कितनी मर्तबा इसको पढ़ती हूँ। हर ही दफ़ा मैं ना इस नावल को ज़रूर पढ़ती हूँ। मैंने सोचा आज आपको भी ये नावल पढ़ के सुनाऊँ। आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो चलो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, थोड़ा सा मेरी आवाज़ में भी सुन लें या पढ़ लें। तो आज जो मैं नावल पढ़ूंगी वो एक ऐसा शजर हो, फ़रत इश्तियाक का, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जंगल बेस्ड ये नावल है, एडवेंचरस बेस्ड है। लड़की जो है वो एडवेंचर के लिए अपने कज़न्स के साथ कीनिया के जंगल में जाती है, वहाँ जाके वो खो जाती है। तो उसी बेस्ड पे ये नावल है। वो जो हीरो है वो बेसिकली शिकारी है, आर्किटेक्ट है, एक शिकारी भी है। तो उसी पे बेस्ड ये कहानी है। बहुत प्यारी कहानी लिखी हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये नावल काफ़ी कम लंबा नावल है, लॉन्ग नावल है, लेकिन कंप्लीट है। इसको मैं 2 पार्ट्स में पढ़ूँगी। काइंडली फिर से मैं कह रही हूँ, मैं 2 पार्ट्स में पढ़ूँगी। आपने दोनों पार्ट्स लाजमी सुनने हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत लंबा नावल है, तो मैं एक ही नावल मतलब एक इस पूरी रिकॉर्डिंग को एक ही बार में अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम है। तो मैंने इसी लिहाज से उसको मैनेज कर लिया है। तो एक आज इसका पार्ट आएगा और एक इंशाल्लाह कल शाम तक आपको मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हाज़िरी ज़रूर लगवानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो एक ऐसा शजर हो बाय फ़रत इश्तियाक। सन्नाटे को चीरती एक फायर की आवाज़ गूंजी थी और साथ ही किसी जानवर की खौफनाक सी चिंगाड़ भी सुनाई दी थी। और वो जो पहले ही आवाज़ पाख्ता थी, डरी सहमी नज़रों से गिरदोपेश का जायज़ा ले रही थी, अचानक उस अफ्ताद पर बेख्तियार बौखलाकर उसके मुंह से तवील और अरीज़ चीख बरामद हुई। फिर उस चीख का गला बड़ी ही बेदर्दी के साथ किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर घोंट दिया, और साथ ही अंग्रेज़ी में नहायत ही सफाक लहजे में उससे कहा गया, खबरदार अगर कोई हरकत की या मुंह से आवाज़ निकाली, जान से मार दूंगा। और वो बेचारी तो पहले ही इतनी सहमी हुई थी, मज़ीद कसर उसके सर्दो सफाक लहजे ने पूरी कर दी थी। उससे तो खौफ के मारे गर्दन मोड़कर ये तक ना देखा गया कि उसे धमकाने वाला जिल्लाद आखिर है कौन। वो बदसतूर उसके मुंह पर हाथ रखे उसको घसीटता हुआ 2-4 कदम पीछे हटा, फिर उसे कुछ दूर लाकर ज़मीन पर पटकता हुआ बोला, बगैर कोई आवाज़ निकाले यहाँ बैठी रहो। पहले ही मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है, अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो छोड़ूंगा नहीं। आयला बेचारी तो इतनी सख्त और खुरदरी ज़मीन पर उस अपने फटके जाने पर बाजुओं से निकलता हुआ खून ही देखती रह गई और दोबारा आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सज़ा है? इतने वीरान खौफनाक जंगल में इतने ही खौफनाक आदमी से वास्ता पड़ा है। या अल्लाह मदद फरमा। वो खामोशी से अपनी चोटें सहलाती हुई आंसू बहा रही थी जब वो वापस आता दिखाई दिया। आयला ने उसे दूर से ही अपनी तरफ आते देखा तो नए सिरे से सहम गई। उसकी खौफनाक किस्म की धमकी उसे बुरी तरह खौफजदा कर गई। तुम्हारी वजह से मेरी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई। तुम स्टूपिड लड़की, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। तुम्हें इतनी बेतुकी किस्म की चीख मारने की ज़रूरत क्या थी? अगर इतनी ही डरपोक हो तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? जाकर अपने घर बैठो आराम से। वो उसके सर पे खड़ा उसे घूरता हुआ बोल रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे उसे कच्चा चबाने का दिल चाह रहा हो। 3 दिन से उसकी ताक में था। आज कहीं जाकर ये सुनहरी मौका हाथ आया था, लेकिन तुम पता नहीं एकदम से कहाँ से नाजिल हो गई। ना ये फजूल तरीके से चीखती, ना वो चौकन्ना होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक गया और गोली उसकी टांग पर लग गई। वो बुरी तरह उस पर बरस रहा था और वो सर झुकाए अश्क बरसाने में मसरूफ़ थी। पता नहीं वो झाड़ियों में कहाँ छुप गया है। ज़ख्मी शेर को तो यूं भी छोड़ा नहीं जा सकता, और अब तो मेरे बजाय वो मेरी ताक में होगा।
आखिर उसे अपने ज़ख्मी किए जाने का इंतकाम भी तो लेना है। वो खुद कलामी करने में मसरूफ़ था, कुछ सोचता हुआ अपने आप से बातें कर रहा था और वो यूं रोना धोना भूल कर ज़ख्मी शेर पर बुरी तरह दहल गई थी। उसकी खौफ से फटी हुई आंखों पर उसकी नज़रें पड़ी तो बड़ी तंजिया मुस्कुराहट सजाता चेहरे पर सजाता हुआ बोला, तुम भी अपनी खैर मनाओ, हो सकता है मेरे बजाय तुम ही उसके हाथ चढ़ जाओ। बड़ा यार और चालाक है, 3 दिन से मुझे नचा कर रखा हुआ है। चलो अच्छा है, कुछ तुम्हें भी सज़ा मिले यूं बेमौका चीखने चिल्लाने की। फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो आगे बढ़ गया। ये तो शायद वापस जा रहा है। ओह, तो मुझे इसी से हेल्प मांगनी चाहिए। जैसा भी सही, आखिर है तो एक इंसान ही, चाहे जिल्लाद नुमा। कम अज़ कम उस ज़ख्मी शेर से तो यही बेहतर है। अगर ये भी चला गया तो मेरा क्या बनेगा। उसकी उसकी सोच का जहन में आना उस सोच का जहन में आना था कि वो जो इतनी देर से ज़मीन पर मुस्तकिल एक ही एंगल से बैठी हुई थी, बेख्तियार उसके पीछे भागी। चीख कर उसे आवाज़ का सदन नहीं दी कि वो पहले ही उसके चीखने पर बहुत चिढ़ा हुआ था। वो बड़ी सुस्त रवि से चल रहा था, इसलिए आयला ने 2-4 सेकंड में ही उसे जाली और फूली हुई सांस के साथ उससे मुखातिब हुई। देखिए, मैं यहाँ रास्ता भटक कर आ गई हूँ। आप बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद फरमा दें, प्लीज़। वो जो उसके भागकर अपने पीछे आने पर हैरान था, उसकी बात पर बड़ी बेनियाजी से उसे देखता हुआ बोला, अव्वल तो मुझे खिदमत खलक का कुछ ज़्यादा शौक नहीं है। दोम ये कि अगर होता भी तो तुम्हारी तो मैं हरगिज़ भी ना मदद करता। लिहाजा मेरी तरफ से माजरत। उस पर एक सख्त गुस्से से भरपूर निगाह डालता वो जैसे ही आगे बढ़ा, आयला उसके सामने आ गई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। आपको इंसानियत का वास्ता देके मैं जानकर नहीं चीखी थी। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं यहाँ इस खौफनाक जंगल में खौफ और दहशत ही से मर जाऊंगी। उसके सामने वह हाथ जोड़े खड़ी थी, आंखों में इल्तिजा लिए वो खामोशी से 2-4 मिनट उसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़ता हुआ बोला, आओ। तो वो जो इतनी देर से उम्मीदों बेम की कैफियत का शिकार थी, एकदम पुरसुकून सी होकर उसके पीछे चल पड़ी, जबकि वो इस बात से कतन बेनियाज नजर आ रहा था कि वो उसके पीछे आ भी रही है या नहीं। आयला तकरीबन दौड़ रही थी, तभी उससे काफ़ी पीछे थी। भागते भागते उसकी टांगें शल हो गई थी, सांस बुरी तरह फूल गया था, लेकिन वो मुसलसल भाग रही थी, यूं जैसे उसे खौफ था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चला जाए। उसे शायद इस तरह दौड़ते भागते आधा घंटा हो गया था जब वो एक जीप के पास जाकर रुका। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने बराबर वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। आयला के बैठते ही उससे जीप स्पीड में दौड़ानी शुरू कर दी। उसे शायद हर काम तेज़ रफ्तारी से करना पसंद था। तेज़ चलना, तेज़ गाड़ी चलाना और तेज़ आवाज़ में बोलकर सामने वाले को दहलाना। उसकी तरफ तो उसने सरसरी नज़रों से भी ना देखा था, जबकि वो चोरी चोरी कितनी ही मरतबा उसकी तरफ देख चुकी थी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक ही जैकेट, लॉन्ग शूज़, कंधे से लटकती हुई राइफल, जैकेट की जेब में ठूंसा हुआ रिवॉल्वर और जीन्स में अड़सा हुआ खंजर। वो शायद कोई प्रोफेशनल शिकारी था, इसलिए उसका जीप चलाने का अंदाज और चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो इस जगह और यहाँ के हालात से मुकम्मल आगाही रखता है। आयला के दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। शुक्र है मैं दुरुस्त बंदे के पास खुद ब खुद पहुँच गई, वरना अगर ये भी मेरी तरह कोई अनजान आदमी होता तो मैं तो गई थी काम से। वो उसका मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद सोच रही थी, उस वक्त जीप एक झटके से रुकी। उससे कुछ भी कहे बगैर वो जीप से उतर गया और सामने मौजूद खैमे का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। वो उसकी बदतमीज़ी पर खोल कर रह गई। इतना बेहूदा और बद तहजीब इंसान है, अगर मदद कर ही दी है तो कुछ इंसानियत का भी सबूत दे दो। वो वहीं जीप में बैठी जल रही थी जब यूं ही बैठे बैठे 10-15 मिनट गुजर गए और वो दोबारा बाहर ना निकला तो मजबूरन वो जीप से उतरी और बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके खैमे का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। अपने इस बेशर्मी पर उसे खुद पर सख्त ताव आ रहा था, मगर हालात का तकाजा यही था कि गधे को बाप बना लिया जाए, इसलिए चेहरे के तासरात भी बड़े दोस्ताना ही रखे। उसका खैमा क्या था, पूरा एक लग्जरियस किस्म का बेडरूम था। कम अज़ कम उसने अब तक की ज़िंदगी में जितने भी खैमे देखे थे उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पूरा खैमा वॉल टू वॉल कारपेटेड था, मैरून कलर का दबीज़ और आरामदेह कालीन जिस पर सब्ज़ और सुनहरी प्रिंट था। सिंगल फोल्डिंग बेड जिस पर हल्के नीले रंग की चादर बिछी हुई थी। साइड में तय किया हुआ मोरा का ब्लैंकेट जिस पर टाइगर प्रिंट बना हुआ था। बेड के पास ही फोल्डिंग चेयर रखी हुई थी। ज़रा आगे एक मेज़ रखी हुई थी जिस पर टाइम पीस, टेप रिकॉर्डर, 2-4 किताबें और सिगरेट की डिब्बियाँ रखी हुई थी। बेड के बिल्कुल सामने यानी खैमे की दूसरी दीवार के पास कालीन पर 2 अदद फ्लोर कुशन रखे हुए थे। एक अदद डस्टबिन भी था और फिर सबसे आखिर में एक मेज़ के ऊपर चूल्हा रखा हुआ था। उसी मेज़ पर 2-4 बर्तन और कुछ खाने पीने का सामान भी रखा नज़र आ रहा था।
या इलाही, ये कोई नवाब साहब हैं या शिकारी? इतने शाहाना अंदाज में तो आज तक किसी को शिकार करते नहीं देखा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हज़रत मुस्तकिल यहीं क़यामत आम फरमाते हैं। वो उसकी आमद का कोई नोटिस लिए बगैर अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ़ था। चाय बन गई तो बड़े इत्मीनान से कप हाथ में लिया, आराम से टांगे फैलाकर फ्लोर कुशन पर बैठ गया और चाय के सिप लेने लगा। अपनी इतनी इंसल्ट पर उसे सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर कोई और जाए पनाह भी नहीं थी, इसलिए मजबूरन खुद को घसीटती वहीं सिमटा कर कालीन पर बैठ गई। वो बड़ी मुश्किलों से खुद अपने ही आप को समझा बुझा रही थी, अपनी अनाव को और ऊंची नाक को थपक थपक कर सुला रही थी। ज़रा सोचो, अगर मुझे ये ना मिलता तो उस वक्त मेरा क्या हशर हो रहा होता। वो ज़ख्मी शेर मुझे कब का चीर फाड़ चुका होता। इन हालात में उसका मिलना भी बहुत गनीमत है, वो अपने आप को समझा रही थी, जबकि वो बड़ी खामोशी से उसे खुद से जंग करते देख रहा था। फिर जब वो चाय पी चुका तो कप वहीं कालीन पर ही रख कर फ्लोर कुशन पर रख कर लेट गया। आयला ने 2-4 बार सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी बंद आंखों से पता नहीं चल रहा था कि वो सो रहा है या जाग रहा है। कितनी देर यूं ही गुजर गई। जिस वक्त वो उसके साथ आई थी शाम के 4 बज रहे थे, अब 6:30 हो रहे थे। सुबह से वो जितने परेशान कुन हालात का सामना कर रही थी, अब थक हार कर निढाल सी हो गई थी और कुछ कुछ गुनूदगी भी तारी हो रही थी। वो नींद भगाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी, मगर इस ख़ैमे का पुरसुकून और आरामदेह माहौल उसे उसकी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दे रहा था। उसका दिल चाहा कि वो 1 कप चाय का बनाकर पी ले, नींद भाग जाएगी, मगर ऐसा करना उसके लिए जोए शेर लाने के मुतरादिफ था। इसलिए वो खुद पर जब्त करती यूं ही बैठी रही। फिर पता नहीं कब वो बैठे बैठे ही सो गई। घुटनों में मुंह दिए वो गहरी नींद में सो रही थी जब किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। एकदम हड़बड़ाकर सर ऊपर उठाया और नींद से बोझल आंखें खोलकर देखा तो वो चूल्हे के पास खड़ा नजर आया। शायद उसके हाथ से कोई बर्तन गिरा था। आयला ने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बजा रही थी। वो जब से आई थी उसी जाविये से बैठी हुई थी। टांगें बुरी तरह अकड़ गई थी, हाथ पांव ठंडे बर्फ हो रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे शदीद किस्म का चक्कर आ रहा है। वो जो टांगें सीधी करना चाह रही थी, शदीद किस्म की कमज़ोरी के सबब ऐसा भी ना कर सकी। उसे ख्याल आया कि उसने आज दिन भर एक कतरा पानी तक नहीं पिया, और ये भी कि अगर अभी कुछ देर और उसने कुछ खाया पिया नहीं तो वो कमज़ोरी से बेहोश हो जाएगी। इतनी सख्त भाग दौड़ उसने अपनी तमाम ज़िंदगी में कब की थी, वो भी भूखे प्यासे। लिहाजा उसका निढाल हो जाना एक फितरी अम्र था। वो ओपनर से 10 पैक डब्बा खोल रहा था। फिर उसमें से उसने शायद खुश्क मछली के टुकड़े निकाले और फ्राइंग पैन में डालकर उन्हें फ्राई करने लगा। भूखे पेट को खाने की खुशबू पागल करने लगी और वो नदीदों की तरह उसकी तरफ देखती रही। वो तो यूँ लग रहा था जैसे उस वक्त यहाँ बिल्कुल अकेला है, उसे उसके वजूद से कोई सरोकार ना था। शायद अपने ख्याल में वो उसे अपने साथ लाकर काफ़ी से ज़्यादा एहसान कर चुका था, लिहाजा मज़ीद किसी मुरव्वत और मेहमानदारी की कोई ज़रूरत ना थी। इसलिए उसकी तरफ एक दोस्ताना सी मुस्कुराहट भी उसने नहीं फेंकी और अपने काम में मसरूफ़ रहा। मछली फ्राई हो गई तो उसने डबल रोटी का एक स्लाइस पर मछली और दूसरे पर चीज़ का स्लाइस रखकर 3 अदद सैंडविच तैयार किए। उन्हें बड़े प्यार से प्लेट में रखा और अपने लिए कप में काफ़ी घोलने लगा। काफ़ी भी तैयार हो गई तो दोनों चीज़ें हाथ में उठाई वहीं उसके सामने फ्लोर कुशन पर आकर बैठ गया। तुम खाओगी? उसका तो ये हाल था कि उससे छीन कर खा जाती। खाली पेट सारी अना वना भी भूल गई थी। आज उसने जाना था कि भूख कितनी बुरी बला है। शायद इसीलिए इस पेट की खातिर इंसान कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। बमुश्किल अपने लड़खड़ाते और चकराते वजूद को संभाल कर फ़ौरन आगे बढ़ी और उसकी ऑफ़र के जवाब में बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के एक सैंडविच उठा लिया और जल्दी से खाना यूँ शुरू कर दिया जैसे उसके छिन जाने का ख़तरा हो। वो अपना खाना भूल कर बड़े गौर से उसे देख रहा था, जो इथोपिया के कहतज़दगान में से कोई लग रही थी। 2-3 नवालों में उसने सैंडविच ख़त्म कर लिया, मगर एक सैंडविच से तो अभी आधा पेट भी नहीं भरा था। उसने प्लेट उसके आगे कर दी तो उसने फ़ौरन ही दूसरा सैंडविच उठा के खाना शुरू कर दिया। उस वक्त उसे सिवाय भूख की और कोई बात याद ना थी। वो बेचारा जो अपने सैंडविच का एक नवाला ले चुका था, वो भी उसके आगे रखी प्लेट पर रख दिया और उठकर अपने बैग में से बिस्किटों का एक पैकेट भी निकाल लाया। जब तक उसने पैकेट खोला वो बड़े इत्मीनान से तीनों सैंडविचेस खा चुकी थी। उसने बिस्किट उसके आगे रखे तो वो एकदम कुछ शर्मिंदा सी हो गई। पेट में अनाज गया तो सारी शर्म वगैरह भी याद आ गई और अपनी बेख्तियारी और नदीदेपन पर सख्त अफसोस भी होने लगा। बिस्किटों की तरफ हाथ बढ़ाए बगैर वो यूं ही चुपचाप सर झुकाए बैठी रही।
अगर कॉफ़ी पीनी है तो उठकर खुद ही अपने लिए बना लो, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी मेहमानदारी करूँगा। लहजा अच्छा खासा रूड और बेमुरवत किस्म का था, मगर वो उसके लहजे पर नाराज़ होने की बजाय उस बात पर हैरान रह गई कि वो उससे उर्दू में बात कर रहा था। आप पाकिस्तानी हैं? वो कुछ जोश और खुशी से भरपूर लहजे में बोली तो वो अपने मखसूस उखड़ अंदाज में बोला, क्यों, मैं तुम्हें जापानी नज़र आता हूँ? फजूल और रहमखाना सवालात से सख्त चिढ़ होती है मुझे। वो बिस्किट खाता हुआ बड़ी बदतमीज़ी से बोला तो वो खोल कर रह गई। इस जंगली को तो बात करने की भी तमीज़ नहीं, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि ख़वातीन का एहतराम भी कोई चीज़ होती है। वो सोचती रही जबकि वो काफ़ी पीता हुआ उससे दोबारा लाताल्लुक़ हो चुका था। उसने ना तो उससे ये पूछा था कि वो कौन है और इतने खौफनाक जंगल में अकेली क्या कर रही थी। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे उसे उसकी कतई कोई परवाह नहीं। वो अगर है तो ठीक है और अगर नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो उठा, कॉफ़ी का कप और प्लेट उठाकर वहीं चूल्हे के पास जाकर रख दी और ख़ुद खैमे से बाहर चला गया। काफ़ी देर गुजर गई और वो वापस ना आया तो आयला को घबराहट होनी शुरू हो गई। वो बेख्तियार खैमे से बाहर निकल आई। इर्द गिर्द फैला सन्नाटा और अंधेरा उसके खौफ को दोचंद कर गया। सिवाय दूर दराज से आती अजीबोगरीब आवाज़ों के कुछ सुनाई ना दे रहा था। अजीबोगरीब आवाज़ें शायद जानवरों की थी या पता नहीं किस चीज़ की। वो खौफ और दहशत से सुन सी खड़ी थी। चारों तरफ फैली तारीकी और घना जंगल जिसमें उस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। उसने खौफजदा होकर रोना शुरू कर दिया। अचानक उसे अपने करीब कदमों की चाप सुनाई दी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या मुसीबत है, तुम्हें चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ और आता है या नहीं? अजीब उजड़ किस्म की लड़की हो। वो उसे बुरी तरह डांटता चिल्लाता खैमे में घुस गया तो वो भी आंसू पूंछती उसके पीछे चली आई। उसकी तमाम तर बदतमीजी के बावजूद उसके होने से एक अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। एकदम सारा डर और खौफ ज़ाइल हो गया। उसने अंदर आकर टेबल पर रखी इमरजेंसी लाइट ऑफ की और कंबल तान कर बेड पर लेट गया। वो कुछ देर तो खड़ी उसे देखती रही, फिर वही कालीन पर दोनों फ्लोर कुशन्स को आपस में मिलाकर उनके ऊपर लेट गई और दुपट्टा पूरा खोल के अपने ऊपर डाल लिया। भला हो इस फैशन का, उसने खुद से कहा, वरना इतनी ठंड में मैं ठिठर कर ही मर जाती। लेटे हुए 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि वो आसपास से आती जानवरों की आवाज़ों से कुछ खौफज़दा सी हो गई। ऐसा लग रहा था कि तमाम जंगली जानवर और दरिंदे मिलकर कोरस में रो रहे हैं। माहौल इतना हैबतनाक था कि वो कांप कर रह गई। घुप अंधेरा और वीरान जंगल, उसके जहन में अजीब अजीब वसवसे आने लगे। सुने, आप सो गए हैं क्या? अपने खौफ को ज़ाहिर करने के लिए वो बेख्तियार उसे पुकार बैठी और वो जो करवट दूसरी तरफ की नीम गनूदगी की कैफियत में था पूरी तरह झंझला गया। आप सोने देंगी तो सोऊंगा, फरमाइए अब क्या तकलीफ़ है? मुँह बदस्तूर दूसरी तरफ किए वो खासा जल कर बोला था। वो उसका लहजा नज़रअंदाज करके अपनी परेशानी बयान करने लगी। हम लोग यहाँ महफूज तो हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम बेखबर सो रहे हों और कोई जानवर अंदर घुस आए या फिर कोई सांप बिच्छू ही अंदर आ जाए? जवाब में वो बड़ी इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट चेहरे पर लाता हुआ उसकी तरफ रुख करके बोला, जानवर वगैरह अंदर क्यों आएंगे? उन्हें क्या अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है? आखिर को मलका आलिया यहाँ ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हैं और वो यहाँ आकर उनके आराम में खलल डाल दें। मैडम, आपके इस आलीशान महल को जो चारों तरफ से मुसल्लह फौजी दस्तों की निगरानी में है, किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लिहाजा आप आराम फरमाइए। उसके इतने तंज़िया अंदाज पर वो बुरी तरह तप गई जबकि वो अपना मुंह दोबारा दूसरी तरफ कर चुका था। उसने आंखें बंद करके जितनी भी सूरतें याद थीं सबका वेद करना शुरू कर दिया। तमाम सूरतें पढ़कर खुद पर अच्छी तरह दम किया और सोने की कोशिश करने लगी। उस वक्त उसका ध्यान लैला और दानिश की तरफ चला गया। तमाम दिन अपनी उलझन और परेशानी में मुब्तला रही थी। उसके बावजूद उन लोगों का ख्याल भी उसे बराबर परेशान करता रहा था। पता नहीं उनका क्या बना होगा। या अल्लाह उन दोनों की हिफाजत फरमा, वो जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों। वो दिल ही दिल में उन दोनों के लिए दुआएं करने लगी। कितने खुशबाश हम लोग घर से चले थे, क्या पता था कि हमारी ये तफरी कितने संगीन नताइज की हामिल होगी। वो कल रात के तमाम खुशगवार मनाजिर याद करके नए सिरे से खौफज़दा हो गई। लैला उसकी चचाजाद बहन और बेहतरीन दोस्त थी जिसकी पुरजोर दावत पर वो इन दिनों कीनिया आई हुई थी। चचा मियाँ शुरू से ही नैरोबी में मुकीम थे। लैला उनकी इकलौती और लाडली बेटी थी। बेटी भी क्या थी, चचा मियाँ के बकौल लैला तो मेरा बेटा है। वो थी भी टॉम बॉय टाइप, मस्त मलंग और अपने आप से लापरवाह सी, बहुत ज़हीन, बहुत पढ़ाकू और साथ ही साथ एडवेंचर्स की असहद शौकीन। उसके नज़दीक ऐसी ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी ही नहीं जिसमें एडवेंचर ना हो, कोई थ्रिल और तेज़ रफ्तारी ना हो। अपनी अफ्ताब तबाह के बाइस वो घोड़े से लेकर जहाज़ तक सब कुछ चला लेती थी। सिर्फ एक चची जान के अलावा उसकी इन हरकतों से हर कोई खुश रहता था।
चाची जान उसके मर्दमार अंदाज और बेतुकी हरकतों से हर वक्त शाकी रहती थी, बल्कि उठते बैठते उसे आयला की मिसालें देती थी। अरे लड़कियों को लड़कियों वाले काम करने चाहिए। ये आयला को देखो, कुकिंग कितनी अच्छी करती है, बोलती कितना आहिस्ता है, तुम्हारी तरह कानों में सूरे इसराफील नहीं फूंकती। और देखो ज़रा, उसके अंदाज में कितना धीमापन और शाइस्तगी है, मगर वो लैला ही क्या जिस पर हर कोई बात असर कर जाए। चची जान की तमाम डांट फटकार वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। दोनों की शख्सियतों में मौजूद इतने वाज़े तज़ाद के बावजूद वो दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। हर साल छुट्टियों में वो पाकिस्तान आते तो वो दोनों साल भर की जमाशुदा तमाम बातें एक दूसरे से करने बैठ जाती। सारे ख़ानदान में उनकी दोस्ती को हैरत से देखा जाता था। कहाँ लैला जीन्स के ऊपर ढीली ढाली टी शर्ट या कुर्ता पहनकर ऊपर से स्कार्फ गले में डालने वाली मंचली और मुंह फट किस्म की लड़की, और कहाँ आयला शलवार कमीज़ के ऊपर लंबा 2 गज का दुपट्टा खूब फैलाकर ओढ़ने वाली खामोश तबा और संजीदा सी लड़की। सबकी हैरत से कते नज़र वो बचपन से लेकर आज तक बेस्ट फ्रेंड्स थीं। पिछले साल जब लैला छुट्टियों में कराची रह कर गई तो जाते वक्त कह गई थी कि अब अगले साल तुम कीन यहाँ आओगी। ये कोई इंसाफ नहीं है कि हमेशा मैं ही आऊँ। अब जबकि वो पढ़ाई से भी फारिग हो गई थी, लैला हर दूसरे रोज़ फ़ोन खड़काती और उसे आने के लिए उकसाती। वो तो खैर जाने के लिए बहुत बुरी तरह बेचैन थी, मगर असल मसला तो इजाज़त मिलने का था। अब्बू तो खैर मान भी जाते, मगर असल मसला अम्मी और भाभी को मनाने का था, जिनके ख्याल से उसके जाने से घर सूना हो जाएगा। हमारे घर में अफराद ही कितने हैं, अगर तुम भी चली गई तो मुझे और अम्मी को तो घर काटने को दौड़ेगा। भाभी शाही फरमान जारी फरमाती, जिसकी अम्मी मुकम्मल तायीद फरमाती और वह जल कलस कर रह जाती। मुकदमा अब्बू और भैया की अदालत में जाने से पहले ही खारिज कर दिया जाता। उसने लैला के मुसलसल इसरार से तंग आकर उसे तमाम सूरत हाल बताई और कहा कि वो अगर उसका कोई हल निकाल सकती है तो निकाले, वरना चुपचाप खामोश हो जाए। दिल तो उसका भी बहुत चाह रहा था जाने को, मगर क्या करती। मेरे इकलौते चचा और मैंने आज तक उनका घर भी नहीं देखा, वो खुद अपने आप से अफसोस करती। लैला भी अपने वक्त की एक ही थी। पता नहीं उसने किस तरह और किन अल्फाज में चचा मियाँ को तमाम दास्तान सुनाई कि उन्होंने कराची फ़ोन खड़का दिया और अम्मी अबू से बात करके उन्हें कहा आला बहुत याद आ रही है, लिहाजा उसे उनके पास नैरोबी भेज दिया जाए। टिकट उसका वो पहले ही रवाना कर चुके हैं, जो शायद कल तक वो लोग वसूल कर लेंगे। चचा मियाँ की ख्वाहिश के आगे तो वो कोई इनकार भी नहीं कर सकता था। चुनाचा वो जो अब तक अपने वहाँ जाने पर फातिहा भी पढ़ चुकी थी, यकदम खुश हो उठी। नैरोबी पहुँचने पर चची अम्मी, चची जान और सबसे बढ़कर लैला ने इसका वालेहाना इस्तकबाल किया। लैला ने एक अच्छे मेज़बान होने का हक़ पूरी तरह अदा किया और एक माह के दौरान उसे भरपूर कंपनी फ्राहम की थी। उनकी आउटिंग पर दानिश भी ज़रूर मौजूद होता। लैला का तो लगता था खाना भी दानिश के बगैर हज़म नहीं होता। दानी हम लोग फ़लाँ पार्क जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। दानी हम चाइनीज़ जा रहे हैं, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। और दानिश हुक्म का ग़ुलाम अपने मरीज़ों को छोड़कर फ़ौरन हाजिर हो जाता था। लैला का दानिश के साथ पिछले साल निकाह हो गया था। रुखसती यूँ नहीं हुई थी कि दोनों फरीक अभी उसके लिए आमादा नहीं थे। लैला साहिबा अपना MS करने में मसरूफ़ थी और दानिश अपना ज़ाती अस्पताल इस्टेब्लिश कर रहा था। चची की तरह दानिश की फैमिली भी शुरू से ही यहीं सेटल थी। दानिश भी लैला की तरह यहीं पैदा हुआ था और पला बढ़ा था। दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों में बला की अंडरस्टैंडिंग थी। कभी कभार तो उन दोनों की इतनी ज़्यादा हम आहंगी आयला को हैरान कर देती थी। ज़िंदगी के हर मामले में दोनों की पसंद नापसंद सब कुछ एक जैसा था। दोनों को एक सा मौसम, एक ही रंग, एक जैसा म्यूज़िक, एक ही जैसा लिबास, एक जैसी किताबें, एक जैसी फिल्में और एक जैसा खाना पसंद था। शुरू शुरू में आयला को उन दोनों के साथ बाहर घूमना फिरना अजीब सा लगा। उसे लगता कि वो उन दोनों के बीच ख्वामखा कबाब में हट्टी बनने की कोशिश करती है। इसीलिए उसकी वजह से वो दोनों बेचारे कभी किसी किताब पर, कभी किसी फिल्म पर या किसी और जनरल टॉपिक पर डिस्कशन करते रहते थे। मगर जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। उन दोनों के दरमियान आम जोड़ों की तरह रोमांटिक जुमलों का तबादला नहीं होता था। ना दानिश कोई रुमानी जुमले बोलता, ना वो शर्म से सुख पड़ती। इतना निराला कपल आयला ने अपनी ज़िंदगी में पहला देखा था। हालांकि वो जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, कि आखिर वो लैला की बचपन की सहेली थी, मगर शायद उन लोगों की मोहब्बत का अंदाज़ दूसरे लोगों से मुख्तलिफ था। दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, मगर इस तरह जैसे ये कोई मामूल की बात हो। लैला एनवायरमेंटल स्टडीज़ में MS कर रही थी। उन दिनों वो अपने थीसिस में मसरूफ़ थी। अपनी मसरूफियत के बाइस वो आयला को टाइम देना ना भूलती। उसके थीसिस का मौजू था जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़। अपनी बेचैन तबीयत के मुताबिक उसने एक नया शोशा छोड़कर चची जान के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया।
वो उसके ऊपर खूब चीखी चिल्लाई थी। उसे और उसके खपती प्रोफेसरों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया था। साथ ही साथ आयला को भी नसीहत की थी, बेटा तुम भी उससे ज़रा दूर ही रहा करो, कहीं तुम्हारे ऊपर उसका साया ना पड़ जाए। जबकि लैला अपने इरादों में अटल थी। दोनों माँ बेटी में ज़बरदस्त ठनी हुई थी और आयला बेचारी परेशान कि किसकी हिमायत करे, किसकी मुखालफत। जबकि दोनों फरीक उसे अपना हलीफ समझते हुए अपने अपने दिल का बोझ उसी के सामने हल्का करते। चचा मियाँ खामोश तमाशाई के बेटी की ज़रा सी हिमायत करने पर चची जान ने उनको खूब खरी खरी सुनाई थी। आप तो रहने ही दें, आप ही की शय पर ये इतनी उल्टी सीधी हरकतें करती है। कल को उसे अपना घर बसाना है, आखिर ये करेगी क्या? उसकी सास उस बात पर उसे मेडल नहीं देंगी कि मेरी बहू घोड़ा बहुत उम्दा दौड़ाती है या मेरी बहू दोनों हाथ छोड़कर साइकिलिंग बहुत अच्छी करती है। शरीफ घरों की बहू बेटियों के ये लक्षण नहीं होते, मगर यहाँ मेरी सुनता ही कौन है? और चचा मियाँ बेचारे उस दिन से बेटी की हिमायत में एक लफ्ज़ ना बोले थे। जब मिन्नत समाजत प्यार मोहब्बत यहाँ तक कि धमकियाँ भी हर बार नाकाम हो गया तो आखिर में लैला भूख हड़ताल करके कमरे में बंद हो गई। पहले दिन तो चची जान ने कुछ खास परवाह ना की, मगर दूसरे रोज़ वो फिक्रमंद हुई। मगर लैला भी अपनी ज़िद की पक्की उस वक्त तक कमरे से बाहर ना निकली जब तक चची जान ने उसे इजाज़त ना दे दी। इजाज़त मिलने की देर थी, वो खुशी खुशी कमरे से निकलकर चची जान के गले में बाहें डालकर उनका शुक्रिया अदा करने लगी। जबकि चची जान बेटी की हाथों अपनी शिकस्त पर कुछ मुंह फुलाए बैठी रहीं। फिर इस तमाम किस्से में लैला ने एक नया झगड़ा निकाला। आयला भी मेरे साथ चलेगी। चची जान जो उसे ही बमुश्किल इजाज़त देकर अभी तक खुश ना थी, ये बात सुनकर खूब नाराज़ हुई। ओह मम्मी, पहली बात तो ये कि आपकी नाराज़गी बिल्कुल फजूल है। मैं कोई तफरी करने नहीं जा रही हूँ, अपना रिसर्च वर्क करने जा रही हूँ। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ मेरा मौज़ू और मैं घर में बैठे बैठे खाली किताबें पढ़कर और दूसरों की सुनी सुनाई लिखकर अपना थीसिस कंप्लीट नहीं कर सकती। मुझे उसके लिए प्रॉपर रिसर्च वर्क करना है। रिसर्च करने का मतलब यही है कि मैं किसी जंगल का करीब से मुशाहिदा करूं, देखूं कि किस तरह हम इंसानों की लापरवाही के नतीजे में जंगल तबाह हो रहे हैं और जंगली हयात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। ये एक बहुत ही हसास और संजीदा मौजू है और मेरे प्रोजेक्ट एडवाइज़र का ख्याल है कि इतने अहम और सीरियस सब्जेक्ट पर मुझसे बेहतर कोई रिसर्च नहीं कर सकता। ज़रा सोचें, मेरी की हुई रिसर्च और मेरी तैयार करदा रिपोर्ट की पूरी दुनिया में धूम मच जाएगी। आपको तो फ़ख्र करना चाहिए कि खुदा ने आपको इतनी ज़हीन और टैलेंटेड बेटी से नवाजा है और एक आप हैं हर वक्त मुझसे बदगुमान और नाराज़ रहती हैं। और जहाँ तक आयला के साथ जाने का ताल्लुक है तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं तो 2 दिन तक वहाँ अपना रिसर्च वर्क करती रहूँगी। इसके भी इस बहाने कुछ तफरी हो जाएगी, ये और दानिश घूम फिर लेंगे। अफ्रीका के जंगलात की तो पूरी दुनिया में शोहरत है, क्या हर्ज अगर ये भी साथ चली जाए और अपनी आंखों से उन तमाम जगहों को देख ले। लैला के तफसीली खिताब से वो मुतासिर हुई थी या नहीं, मगर उन्हें इजाज़त बहरहाल देनी पड़ी थी कि लैला के साथ साथ दानिश भी उन्हें कायल करने चला आया था और उनके तमाम खदशात को बेबुनियाद करार देता हुआ उस बात पर मुसर रहा था कि उन्हें लैला को बग़ैर किसी फ़िक्र और परेशानी के जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ अकेली नहीं होगी, वो ख़ुद भी साथ होगा। और ये कि वो किसी खौफनाक किस्म के जंगल का दौरा करने नहीं जा रहे, बल्कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ खरगोशों, जंगली बिल्लियों, चूहों, बटेरों और परिंदों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हिरन ही होंगे। और ये कि वहाँ उन लोगों को हर किस्म की गाइडेंस फ्राहम करने के लिए दानिश का दोस्त, जो कि वही फॉरेस्ट ऑफिसर है, मौजूद होगा और उसी के रेस्ट हाउस में वो लोग ठहरेंगे। चची जान अपने इकलौते दामाद को कैसे नाराज़ कर सकती थी, लिहाजा चेहरे से आयला के चेहरे से नाराज़गी के तमाम आसार मिटाकर उन्होंने आयला और लैला को बखुशी दानिश के साथ रवाना कर दिया। वो तो खुद पहले ही से लैला के साथ जाना चाह रही थी, मगर चची जान के खौफ के बायस उन्हें अपने शौक़ का इजहार नहीं कर सकी थी। इजाज़त मिलने की देर थी। उसने बैग में 2 जोड़े, एक स्वेटर और शाल रखकर खुशी खुशी अपना सामान पैक किया। सरे शाम ही वो लोग घर से रवाना हो गए थे। दानिश और लैला अगली नशिस्तों पर बैठे थे, जबकि वो पीछे बैठी उन लोगों के साथ गुफ्तगू में शरीक थी। लैला सारा वक्त उन लोगों को बुरा भला कहती रही जो जंगलों को उजाड़कर कुदरत के निज़ाम में खलल डालने की बेहुदा कोशिशें कर रहे थे। उसका बस चलता तो वो तमाम शिकारियों और तमाम लकड़ियों के सौदागरों को सरेआम फांसी दिलवा देती। सोचो ज़रा, सिर्फ अपने शौक़ की खातिर या चंद रुपयों के लालच में हम अपनी आने वाली नस्लों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जंगल नहीं रहेंगे तो आलूदगी का क्या हाल होगा। एक आम आदमी तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और जंगल बने किस चीज़ से हैं? ज़ाहिर है दरख्त, पहाड़ और जानवर मिलकर ही जंगल बनाते हैं। हम शायद अपने बच्चों को ये बताया करेंगे कि बेटा, हमारे ज़माने में एक जानवर होता था जिसे पांडा कहते थे, या एक जानवर होता था जो चीता कहलाता था। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आज हम लोग डायनासोर्स के बारे में सुनते और पढ़ते हैं।
उसे आजकल के जंगलों और जंगली जानवरों के अलावा किसी टॉपिक पर बात करना अच्छा नहीं लगता था। और दानिश उसके मनपसंद मौजू पर तब पता नहीं उसका दिल रखने के लिए या हकीकतन बड़ी दिलचस्पी जाहिर कर रहा था। पूरी रात वो लोग सफ़र करते रहे थे, कभी दानिश ड्राइव करता, कभी लैला। वो थोड़ी देर के लिए सोकर अपनी नींद पूरी कर चुकी थी और अब ताज़ा दम होकर उन दोनों के साथ शरीके गुफ्तगू हो गई थी। लैला की किसी बात पर बेसाख्ता कहका लगाते हुए अचानक उसे लगा जैसे गाड़ी पूरी ताकत के साथ किसी चीज़ से टकराई है। लैला और उसके मुंह से बेख्तियार बुलंदोबाला चीख निकली थी। फिर इससे पहले कि वो लोग संभलते, गाड़ी ने 2-4 कलाबाजियाँ खाई थी। जहन बिल्कुल माऊफ हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गाड़ी के कलाबाजियाँ खाने के नतीजे में एक उसकी तरफ का दरवाज़ा एकदम खुल गया और गाड़ी ने जब अगली कलाबाजी खाई तो वो किसी फुटबॉल की तरह उछलकर गाड़ी से ज़मीन पर जा गिरी, जबकि गाड़ी मुसलसल लुढ़कती चली जा रही थी। बेहोश होने से पहले जो आखिरी मंजर उसने देखा था वो ये था कि गाड़ी किसी खिलौने की तरह लुढ़कती हुई सामने मौजूद गहरी खाई में गिर गई थी। उसके बाद उसे कुछ होश ना रहा था। उसका जहन मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। उसे होश आया तो वो कितनी देर यूं ही पथरीली ज़मीन पर पड़ी रही। उसके सर के ऐन ऊपर सूरज अपनी शुआएं बिखेर रहा था। वो 10-15 मिनट यूं ही पड़ी रही। फिर अचानक उसे याद आया कि उन लोगों के साथ क्या गुजरी थी। वो बेख्तियार उठकर बैठ गई। पता नहीं किसकी दुआएं लगी थी या कोई मुआवजा रूनुमा हुआ था कि इतनी बुरी तरह गाड़ी में से उछलकर गिरने के बावजूद उसे कोई बहुत शदीद किस्म की चोटें नहीं आई थी। सिर्फ कोहनियाँ थोड़ी सी छिल गई थीं, जिनसे अभी भी खून रस रहा था और घुटने मामूली जख्मी हुए थे। वो अपनी उन चोटों को नज़रअंदाज करती भागती हुई उस खाई की तरफ आई जहाँ उसने गाड़ी को गिरते देखा था। नीचे झुककर देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो खाई तो उसके तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा गहरी थी। अच्छी तरह नज़र दौड़ाने के बावजूद उसे ना तो गाड़ी ही के कोई आसार नज़र आए और ना ही उन दोनों का कोई सुराग मिला। उसे बड़ी फिक्रमंदी के साथ उन लोगों के बारे में सोचते हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक उसे ख्याल आया कि वो खुद उस वक्त कहाँ मौजूद है। ये कौन सी जगह है? यहाँ से वापसी का रास्ता कैसे मिलेगा? इन तमाम सवालात का जहन में आना था। वो उन लोगों को भूल भाल कर अपनी फ़िक्र में लग गई। 1 महीने में तो वो नैरोबी से दुरुस्त तौर पर आगाह न हो पाई थी, तो यहाँ उस अनजान जगह खुद को पाकर उसका फ़िक्रमंद हो जाना लाजमी था। वो किसी भी तरह शहरी आबादी के आसपास पहुंच जाना चाहती थी। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो उस वक्त तमाम रात सफ़र करने के बाद किस शहर या कस्बे के पास गुजर रहे थे। यूं ही अटकल से वो चलती रही। चलते चलते उसके पाँव शल हो गए। कोई रास्ता सुझाई ना दिया, यहाँ तक कि शाम के आसार नजर आने लगे। वो पूरी तरह बेबसी होकर वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि वो यूं ही तमाम ज़िंदगी इस जंगल में भटकती रहेगी और उसे वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। शायद अब मैं कभी अपने घर वालों से ना मिल पाऊँ। वो फूट फूट कर रो रही थी। इस वीरान और हवक जंगल में जहाँ आदम ना था आदमजाद, उसे ये सोचकर ही वहशत हो रही थी कि वो यहाँ रात गुजारेगी। रात जो वैसे ही अपने साथ कितने सारे खौफ देकर आती है। और वो तो थी भी बड़ी आम सी और डरपोक किस्म की लड़की, जो लाल बेग से लेकर कुत्ते बिल्ली तक हर जानवर से डरती थी। वो तो अकेले कमरे में सोने से डरती थी, कहाँ इतना घना डरावना जंगल जिसमें वो उस वक्त बिल्कुल तन्हा थी। एन उसी वक्त उसने एक फायर की आवाज़ सुनी थी और वो बुरी तरह खौफज़दा होकर चीख पड़ी थी। और फिर उसे वो मिल गया था जो कम अज़ कम एक इंसान तो था। वो अपनी खुशकिस्मती पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी जिसने इस वीराने में उसे एक जीते जागते इंसान से मिलवा दिया। तमाम रात उसने अजीब सोती जागती कैफियत में गुजारी। कभी उसकी आंख लग जाती और कभी अचानक खौफज़दा होकर उठ बैठती। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख जीप स्टार्ट होने की आवाज़ से खुल गई। उसने आंखें फाड़कर चारों जानिब देखा। वो वहाँ कहीं नहीं था। चारसू फैला अंधेरा उस बात की निशानदेही कर रहा था कि अभी सुबह नहीं हुई। वो एकदम कुछ बदहवासी होकर बगैर दुपट्टे ओढ़े नंगे पाँव खैमे से बाहर निकल आई। सन्नाटे को चीरती हुई जीप की आवाज़ लम्हा बलम्हा उससे दूर हो रही थी। वो पूरी रफ्तार से जीप के पीछे भागी। सुने, प्लीज़ रुक जाए, मेरी बात सुन ले प्लीज़, वो चीख कर उसे आवाज़ देने लगी। उस वक्त जब पूरा जंगल सोया हुआ था, कहीं कोई आवाज़ कोई आहट ना थी। उसकी आवाज़ की बाज़गश्त दूर दूर तक फैल गई। उसने जीप रोक दी थी मगर रिवर्स करके वापस उसके पास नहीं आया था। वो खुद ही भागती दौड़ती जीप तक पहुंची। आप इतनी रात को मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? वो ड्राइविंग सीट के पास खड़ी उससे मुखातिब थी, जो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ मजबूती से जमाए बड़े बेजार सा बैठा था।
मोहतरमा, सुबह के 4 बजने वाले हैं, रात कब की ख़त्म हो चुकी है। और जहाँ तक आपको अकेला छोड़कर जाने का सवाल है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आपसे कोई ऐसा वादा किया था कि आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतनी बुज़दिल और कम हिम्मत थी तो इस जंगल बियाबान में क्या करने आई थी? वो उस पर बड़ी मलामती नज़रें डालता हुआ बोला। कपड़े बदले, निखरा निखराया, वो कल के मुकाबले में खासा फ्रेश महसूस हो रहा था। पता नहीं 4 बजे निकलने के लिए वो खुद किस वक्त जागा था। आप मेरी मदद करें प्लीज़, मुझे यहाँ के किसी भी शहर या कस्बे तक पहुँचा दें। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर ना भूलूंगी। वो मिन्नत भरे अंदाज में उससे मुखातिब हुई तो वो लहजे का उखड़पन कुछ कम करता हुआ बोला, इस वक्त तो मुझे जाना है, वापस आऊँगा तो तुम्हारे इस मसले पर बात करेंगे। वो जीप स्टार्ट करने लगा और वो अपनी मिन्नत समाजत ज़ाया देखकर कुछ दिल गिरफ्ता सी हो गई। उसके उदास चेहरे पर एक सरसरी सी नज़र डालकर वो उससे मुखातिब हुआ, कुछ खा पी लेना, वहाँ अंदर ब्लैक कलर का एक बैग रखा है, उसमें खाने पीने का सामान है, जो दिल चाहे खा लेना, मगर इसके अलावा मेरी किसी चीज़ को छेड़ने की या किसी सामान में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मुँह हाथ धोना हुआ तो वो रहा तुम्हारा शाही हमाम। उसने इशारे से दूर से नज़र आती एक झील दिखाई और जीप स्टार्ट करके ये जा वो जा। कुछ देर खड़ी वो जीप को जाता देखती रही और जब नज़रों से ओझल हो गई तो वो थकी थकी सी वापस खैमे में आ गई। कुछ देर यूं ही परेशान सी बैठी रही। उसने कहा तो है वो मेरी मदद करेगा, यूं खामखा बैठकर परेशान होने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगा। इस तरह बैठने से बेहतर है कि मैं हाथ मुँह धोकर कुछ खा ही लूँ। खुद को समझाती वो उठ खड़ी हुई और बाहर निकलकर झील की तरफ आ गई। सुबह का उजाला हल्का हल्का फैलना शुरू हो गया था। चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाज़ें और ठंडी पुरसुकून नर्म हवा के झोंके उसे कुछ देर को तमाम फिक्रों से गाफिल कर गए। वो खुदा की कुदरत कामला का दीदार करने लगी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कितनी खूबसूरती पैदा की है, ये दरख्त, फल फूल और ये बहता शफाफ पानी। वो कितनी ही देर खड़ी मबहूसी वहाँ का हुस्न देखती रही। दरख्तों पर बैठी चिड़ियाँ और दूसरे चरिंद परिंद रब के कायनात की हमदो सना में करने में मसरूफ़ थे। उसने झील के ठंडे पानी में हाथ मुँह धोया तो तबीयत एकदम बशाश हो गई। वज़ू के लिए वो वापस खैमे में आ गई। ना क़िबले का पता था ना ये कि नमाज का टाइम हुआ है या नहीं, लेकिन वो अल्लाह के हजूर नियत बांध कर खड़ी होगी। नमाज पढ़कर अल्लाह से अपनी इस परेशानी से निजात की रो रो कर दुआएं मांगी। अजीब सा सकून और तमानियत उसके अंदर हो गया पैदा हो रहा था। अपने लिए चाय बनाने का सोचा और चूल्हे के पास आ गई। वो शायद जल्दी में अपने लिए चाय बनाकर गया था, इसलिए चाय का कप और केटल वैसे ही पड़े थे। बर्तन धोने का तो यहाँ कोई इंतज़ाम नज़र ना आ रहा था। वो उसके बताए हुए काले रंग के बैग की तरफ बढ़ी ताकि उसमें से दूसरा कप और चाय की पत्ती वगैरह निकाल सके। बैग में खुश्क खुराक खासी मिकदार में मौजूद थी। चाय की पत्ती, चीनी और खुश्क दूध भी था, मगर कप कोई और ना था। मजबूरन वो वापस झील तक गई और कप वहाँ से धो कर लाई। चाय के साथ उसने रात का खुला हुआ बिस्किट का पैकेट उठा लिया। 4 बिस्किट और 1 कप चाय पीकर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने इस वीराने में भी उसके खुराक का बंदोबस्त कर दिया था। नाश्ते से फारिग होकर उसने बर्तन वापस धोकर रखे, उसकी बिस्तर की चादर झाड़ी, कंबल तय किया। वो शायद उसके बेआराम होने के ख्याल से तमाम चीज़ें वैसी ही फैली हुई छोड़ गया था। तमाम काम करके फारिग हुई तो घड़ी की सुइयां सिर्फ आधा घंटा ही ऊपर गई थी। वो अगरचे मना करके गया था, मगर यूं अकेले चुपचाप वो कब तक बैठ सकती थी, इसलिए मेज़ पर पड़ी किताब उठाकर पढ़ने लगी। शिकारियात से मुतल्लिक किताब को वो बमुश्किल 10 मिनट ही पढ़ पाई। उसके बाद टेप रिकॉर्डर उठाकर ऑन कर लिया। उसने रेडियो लगा लिया जिसमें बोले जाने वाली ज़बान से वो कतई नाआशना थी। बाहर निकलकर आसपास की तफरी का रिस्क यूं नहीं ले सकती थी कि अगर रास्ता भूल गई तो क्या होगा। दूसरे ये कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, एक जंगल है, अगर कोई जानवर टकरा गया तो क्या होगा। जानवरों का ख्याल आया तो एक दूसरी दिल दहला देने वाली सोच भी उसके जहन में आई, अगर उस वक्त कोई यहाँ जानवर अंदर घुस आए तो मैं क्या करूँगी। उस सोच का आना ही था वो नए सिरे से खौफ में मुब्तला हो गई। अगरचा खुद को हर तरह बहलाने की कोशिश की थी कि आखिर वो एक शिकारी है, उसे यहाँ के माहौल और जगहों के बारे में मुकम्मल तौर पर पता होगा। उसने अपना खैमा यहाँ सोच समझ कर ही लगाया होगा। यहाँ यकीनन कोई ख़तरे की बात नहीं है, मगर दिल को जकड़ लेने वाले उस खौफ को वो ज़ाइल ना कर सकी। कुछ समझ में ना आया तो बैठे बैठे दरूद शरीफ का ही वर्द करती रही। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम वो वहीं बैठी रही। नाश्ते के बाद से उसने एक गिलास पानी तक का ना पिया था। घड़ी ने 4 बजाए तो उसने शुक्र अदा किया, बस अब वो आने वाला होगा। कल भी हम लोग उसी वक्त आए थे, मगर 4 तो क्या 6:30 हो गए
और वो वापस ना आया तो उससे अजीब व गरीब वहम सताने लगे। वो उसी शेर का शिकार करने गया है यकीनन, उसने खुद से कहा। और अगर वो खुद उस शेर का शिकार बन गया तो क्या होगा? मैं यहाँ बैठी उसका इंतज़ार करती रहूँगी और वो वहाँ शेर का डिनर बना पड़ा होगा। उस सोच के आने की देर थी। वो पूरे खुशू खुशू के साथ उसकी खैर और सलामती के लिए दुआएं मांगने लगी। 2 रकत नफल हाजात पढ़कर वो उसके ज़िंदा सलामत लौट आने की दुआएं मांग रही थी कि जीप रुकने की आवाज़ आई। शुक्र है खुदाया, उसने फ़ौरन ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी दुआओं की मकबूलियत पर खुश होती खड़ी हो गई। वो अंदर आए तो दुपट्टा सर पर नमाज के स्टाइल में ओढ़े वो उसी तरफ नज़रें जमाए खड़ी थी। शुक्र है आप वापस आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो बड़ी खुशी और मसरत से भरपूर अंदाज में उससे मुखातिब हुई तो वो एक आध सेकंड उसकी तरफ घूरता हुआ बेड पर बैठ गया और जैकेट उतारकर सामने कारपेट पर फेंक दी। उसके बाद अपने लॉन्ग शूज़ बेरहमाना अंदाज में घसीट कर उतारे और उन्हें भी उछाल कर दूर फेंक दिया। वो जो अपनी बात का कोई भी जवाब ना मिलने पर कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी, उसके गुस्से और नाराज़गी भरे अंदाज में सहम कर रह गई। शर्ट के बटन खोलकर वो शायद शर्ट भी उतार कर फेंकने का इरादा रखता था, मगर उसकी तरफ देखकर रुक गया और बटन वापस बंद करता हुआ घुर्रा कर बोला, क्या मुसीबत है? मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब तुम जैसी बला मेरे पीछे पड़ गई। वो उस वो उस बिला वजह की फटकार पर बुरी तरह खोल कर रह गई, मगर हालात उस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो उसे 2 4 खरी खरी सुना सकती, इसलिए चेहरे के तासुरात को दोस्ताना ही रखा, यूं जैसे वो उसकी बजाय किसी और पर बरस रहा है। उसकी तरफ देखे बगैर वो सिगरेट और लाइटर टेबल पर से उठाकर दोबारा बेड पर बैठ गया। एक के बाद एक दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी सिगरेट पीता वो पता नहीं किस अधेड़बन में मसरूफ़ था। वो बड़ी खामोशी से खड़ी उसका जायज़ा ले रही थी। इस वक्त तो मौसूफ इतने जलाल में लग रहे हैं, इनसे बात कैसे की जाए? वो अपने आप से बोली और फिर बड़ी मुश्किलों से थूक निकलती अपनी हिम्मत बंधाती उसके सामने आ खड़ी हुई। सुने, आपने कहा था आप मेरी हेल्प करेंगे। देखिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, आप यहाँ करीब तरीन जो भी शहर हो वहाँ तक मुझे पहुँचा दे प्लीज़। डरते डरते बड़ी मुश्किलों से उसने अपनी बात मुकम्मल की तो वो जो इतनी देर से उसके वजूद से यकसर बेगाना और बेनियाज नज़र आ रहा था, उसकी तरफ देखे बगैर बड़े गुस्से से बोला, मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ। क्या बात है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, अकेले जंगलों की सैर करने के लिए भेजते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकर मुसीबत मेरे सर डाल दी। देखो बीबी, तुम्हारे जहाँ सींग समाए चली जाओ, मैं इस वक्त सख्त गुस्से में हूँ, तुम्हारा सरवर फाड़ दूंगा। मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। बात के इख्तिताम पर उसकी तरफ सख्त खार और झंझलाहट से देखा गया। मैं अकेली नहीं थी, हम लोगों का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी यहाँ मौजूदगी की वजाहत करना चाह रही थी कि उसने बड़ी बेजारी से उसे टोक दिया। मुझे तुम्हारी गमज़दा दास्तान सुन में कोई दिलचस्पी नहीं, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ी रखो। यहाँ रहना है तो खामोशी से रहो, वरना जहाँ दिल चाहे चली जाओ। मैं जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर लूँ यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारे ऊपर मेरा यही एहसान काफ़ी है। मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी हुई है, उससे ज़्यादा मुझसे कुछ तवक्को ना रखना। और वो जो इतनी देर से बिला वजह की डांट फटकार सुन रही थी, उसकी बदतमीज़ी से बात करने पर गुस्से से पागल हो गई। भाड़ में गई सारी मसलहत। ये जंगली खुद को समझता क्या है? इतनी बातें तो मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी। रखिए अपना ये एहसान अपने पास संभाल कर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आप जैसे बदतमीज़ और बेहुदा इंसान का एहसान लेने का, जिसे इस बात का भी कोई लिहाज नहीं कि मैं एक कमज़ोर, बेबस और परेशान लड़की हूँ। और सिर्फ लड़की ही नहीं हूँ, आपकी हम वतन और हम मज़हब भी हूँ। आपके लिए तो वो दरिंदे इंसानी जानों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। भराई हुई आवाज़ में वो बोलती बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो सामने बैठा टिकटिकी बांधे उसकी तरफ देख रहा था। आंखों में कुछ हैरानी भी थी, आंसू एक तवातर से बह निकले थे, जिन्हें वो बड़ी बेदर्दी से हाथों की पुष्ट से साफ करती उससे बोली, अब चाहे मैं यहाँ सिसक सिसक कर मर जाऊँ, मगर आपसे मदद मांगने नहीं आऊँगी। इतनी अना तो मुझ में भी है, मगर जाते जाते आपको बता दूँ कि आप एक बदतमीज़, जंगली और बदइखलाक शख्स हैं, जो सिवाय लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के और कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं मर गई तो मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा। रखिए अपने खजाले संभाल कर, नहीं आऊँगी अब मैं यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। आंखों के आगे आंसुओं की चादर तन सी गई, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। आंसू साफ करती वो उसकी तरफ एक आखिरी निगाह डालकर खैमे से बाहर निकल आई। अपनी ये कमज़ोरी और रोना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वहाँ से आ ही रही थी तो रोने की क्या ज़रूरत थी? मौसूफ़ के दिमाग अच्छी तरह दुरुस्त करने चाहिए थे।
खुद पर झिल्लाती वो कितनी देर तक बगैर सिमत का तयन किए चलती रही। गुस्से में बाहर निकल तो आई, अब आसपास से आती अजीबोगरीब आवाज़ें उसे डरा रही थी। शाम के 7-7:45 इस जंगल में वीरानी का आलम ऐसा था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यूं ही मरना लिखा है तो मैं उसे बदल नहीं सकती। अपनी बेबसी पर आंसू बहाती वो एक पत्थर पर बैठ गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। अजीब सी वहशत और वीरानी थी। ऐसा लगता था अभी कहीं से कोई भूत निकल आएगा। ऐसी ही जगहों पर तो बदरूहें भी बसेरा किए रखती हैं। उसने सोचा शायद अभी कहीं से कोई चुड़ैल सामने आ जाए और अपने लंबे लंबे नाखूनों से मुझे नोच खसूट कर मेरा खून पी जाए। खौफ में घिरी वो घुटनों में मुंह दिए बिलक बिलक कर रोने लगी। दीगर आवाज़ों में अब उसके रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। समझता क्या है खुद को, जैसे कहीं का नवाब है। अल्लाह करे उसे तो वो शेर ही चीर फाड़ कर रख दे। ज़ोरों शोर से वो उसे बद्दुआएं दे रही थी। पीठ पीछे किसी को बद्दुआएं देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। उसने जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो घुटनों से सर उठाया। वो सामने खड़ा था, लबों पर मुस्कुराहट लिए। उसे देखकर आयला ने नफरत से मुंह फेर लिया। चलो, वो उसे चलने का कहकर खुद भी आगे बढ़ने लगा। मुड़कर एक नज़र उसकी तरफ देखा जो अपनी जगह से टस से मस भी ना हुई। चलो भाई, अच्छा मेरी गलती थी, सॉरी। अब क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं? वो मना भी यूँ रहा था जैसे उसकी 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। मैं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि मुझे इतना जलील किया जाए और मैं फिर भी चली जाऊँ। इतनी देर से चीख चीख कर रोने की वजह से आवाज़ बैठ गई थी, जबकि आंसू दोबारा बहने के लिए तैयार हो गए थे। सोच लो, जहाँ तुम इस वक्त बैठी हो ये जगह सांपों का गढ़ है। रात के वक्त तो खसूसियत के साथ दरख्तों पर से उतरकर ज़मीन पर चहलकदमी फरमाते हैं। और सांप भी कौन सा, कोबरा। वैसे तो यहाँ उड़ने वाले भी सांप बकसरत पाए जाते हैं। खैर, तुम्हारी मर्जी। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने लापरवाही का मुजाहरा किया और एक कदम आगे बढ़ गया, जबकि वो सांपों की इस वादी में बैठी ही रही। आखिर को ये उसकी अना का मसला था। अचानक वो चीखा, अरे तुम्हारे पीछे सांप है, हिलना नहीं। जवाब में वो उससे भी बुलंदो बाला चीख मारकर एकदम अपनी जगह से खड़ी हो गई और भागकर उसके पीछे आकर छुप गई। मजबूती से उसकी कमीज पकड़े वो उसके कंधे पर से उचक कर सामने उस पत्थर की तरफ देखने लगी जिस पर कुछ देर पहले वो आराम फरमा रही थी। कहाँ है सांप? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी डर की मारे घिघी बंद गई थी। पता नहीं कहाँ गया, अभी तो यही था। खैर जाने दो, हमें क्या, चलो चले। वो जवाब में बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करता हुआ बोला। आयला ने उसकी कमीज छोड़ दी और दोबारा उसी तरफ गौर से देखा। सांप क्या, वहाँ किसी छिपकली का भी नामो निशान नहीं था। तुम्हें चलना है या नहीं? इतनी इल्तिजाएं तो मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी की नहीं की हैं। हालांकि तुम यहाँ बैठी मुझे कोस रही थी, मगर मैं फिर भी तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। वो उस पर एहसान जताता हुआ बोला। वो बेचारी तो अभी तक सांपों के गम में दुबली हो रही थी। सुने, क्या अभी वाकई मेरे पीछे सांप था? वो निगाहें उसकी तरफ जमाए बोली। इस वक्त क्या अभी भी तुम्हारे पीछे दरख्त की शाख पर एक सांप झूल रहा है? वो बड़ी बेनियाजी से बोला तो जवाब में वो एक ज़ोरदार चीख मारकर अपनी जगह से हट गई और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, जल्दी चले यहाँ से, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चेहरे पर खौफ और दहशत तारी किए वो उसे चलने के लिए कह रही थी। उससे अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को मुश्किल रोका और धीरे से बड़बड़ाया, इडियट। वो उसकी बड़बड़ाहट सुने बगैर आगे बढ़ गई तो वो भी उसके साथ चलने लगा। अगर अभी ये ना आता तो मैं कब की उस दार फ़ानी से कूच कर चुकी होती। अचानक उसके हलक से चीख बरामद हुई तो वो बुरी तरह झिंझला गया। तुम्हें तकलीफ़ क्या है आखिर? बात बेबात पर चीखें मारती हो। तुम्हारे गले में खराशें नहीं पड़ती? मुझे तो अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे हैं। वो चिढ़कर पूछ रहा था। अभी कोई चीज़ मेरे पैरों से गई है, शायद सांप या बिच्छू। वो उसे मुतला करने लगी। कोई चूहा वूहा होगा। सांप रीखते हैं, उछलते कूदते सांप तुमने कब देखे? वो उसके चेहरे की सफ़ेद पड़ती रंगत से मुतासिर होकर उसे इत्मीनान दिलाने लगा। क्या पता मोहतरमा सिर्फ सांप के नाम से इतना डरती हैं। अगर जो कहीं असली सांप देख लिया तो पता नहीं क्या हशर होगा। फिर उसके पैरों पर उसकी नज़र पड़ी तो वह हैरान होकर बोला, तुम नंगे पाँव क्यों हो? आपने इतनी बदतमीज़ी की थी मेरे साथ। गुस्से में मैं नंगे पाँव ही निकल आई। वो अपने पैरों की तरफ देखती उसे उसकी बदसलूकी याद दिलाने लगी।
मैंने बदतमीजी की थी? वो हैरान होकर पूछ रहा था। लड़की, झूठ जरा कम ही बोला करो, खुदा को क्या मुंह दिखाओगी? उल्टा तुम मुझे जंगली, बेहुदा और पता नहीं क्या क्या कहकर आई थी। ये तो मेरी आला ज़र्फी है कि मैं फिर भी तुम्हें बुलाने आ गया हूँ। उसकी बात पर वो नए सिरे से तप गई। अच्छा, मुझे मनहूस, मुसीबत और बला किसने कहा था? वो बाकायदा ताने देने खड़ी हो गई। अच्छा चलो, हिसाब बराबर हो गया, किसी का किसी पर कोई उधार बाकी नहीं रहा। मेरा ख्याल है अब इस टॉपिक को क्लोज कर देना चाहिए। वो झगड़ा ख़त्म करने लगा। खामोशी से चलते वो खेमे तक पहुंच गए। तशरीफ़ लाइए मेरी काबिल एहतराम और इंतहाई मोहतरम मेहमान। अगर आप अंदर आकर मेरे गरीब खाने को रौनक बख्श दें तो मैं इससे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। उसके सामने सर को झुकाए बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था, मगर चेहरे और आंखों के तासुरात एक दूसरे से मुतसादिम नज़र आ रहे थे। एक तरफ आजिज़ी और इंकसारी थी, दूसरी तरफ मुखातिब को जिज कर देने वाली चमक। वो खामोशी से खड़ा उसके अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो उसके पीछे वो भी अंदर आ गया। मेरा ख्याल है यूं बात बात पर चिढ़कर और नाराज़ होकर ही तुमने अपनी सेहत का ये हाल कर लिया है। लड़की, खुश रहा करो। अच्छी सेहत के लिए खुश रहना नहायत ज़रूरी होता है, वरना कुछ अरसे बाद लोग तुम्हारा नाम चिड़चिड़ी, बदमिजाज और खपती रख देंगे। वो चूल्हे की तरफ बढ़ता हुआ उससे बोला, फिर चूल्हा जलाकर उससे पूछने लगा, कुछ खाया था दोपहर में? जवाब में उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, सुबह चाय पी थी और बिस्किट खाए थे। देखो, अगर तुम बीमार पड़ी तो मुझसे ये तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारी तीमारदारी करूँगा। हद हो गई। चलो, मैं तो अपने काम की धुन में खाने पीने से गाफिल रहा, लेकिन तुम? वो उसे डांट रहा था जबकि वो खामोश खड़ी उसी को देख रही थी। चलो, तुम भी क्या याद करोगी? आज मैं तुम्हें ज़बरदस्त किस्म का खूब मज़ेदार सा पास्ता बनाकर खिलाता हूँ। वो अचानक ही उस पर मेहरबान हो गया था और वो उस काया पलट पर हैरान थी। बैग से पास्ता का पैकेट और एक छोटी सी पतीली निकालकर दोबारा चूल्हे के पास आकर खड़ा हो गया और वहीं कॉर्नर पर रखे कैन में से पानी डालकर चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया। पानी उबलने लगा तो वो पैकेट खोलकर पास्ता उसमें डालने लगा। वो उसे टोकना चाह रही थी कि सिर्फ 2 लोगों के लिए पूरा पैकेट बहुत ज़्यादा है, मगर फिर सोचकर चुप हो गई। उसके काम करने का अंदाज बिल्कुल अनाड़ियों वाला था और वो सुघड़ उसके फूहड़पन को बर्दाश्त ना कर सकी तो उसके पास आगे और बोली, आप रहने दें, मैं बना लेती हूँ। जवाब में उसने कंधे उचकाए और बोला, मोस्ट वेलकम। ये काम तो वैसे भी मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अभी अगर अब्दुल्ला यहाँ होता तो उसके हाथ का पका मज़ेदार खाना खाकर आप खुश हो जाती, मगर अफसोस वो चूल्हे के आगे से हट गया। थोड़े से पानी में ऊपर तक पास्ता भरा हुआ तो वो बेचारों को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब ना हुआ। उसे हंसता देखकर वो हैरान हो रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जवाब देती ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पास्ता निकालने लगी। फिर उससे बोली, अगर आपकी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपके बैग से नमक ले सकती हूँ? जो दिल चाहे ले लो, बस जल्दी से खाना खिला दो, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। पूरे दिन का भूखा प्यासा हूँ, मजीद कसर 2 घंटे तुमने मिन्नतें करवा कर पूरी कर दी। उसे जवाब देता वो खुद ही बैग से नमक निकाल कर ले आया और पूछने लगा, और कुछ चाहिए? हाँ, ऐसा करें, मछली का एक डिब्बा, मशरूम्स का एक डिब्बा ले आए। सामान का तफसीली इजाज़त तो वह सुबह ही ले चुकी थी। बड़ी सादतमंदी से दोनों चीज़ें निकाल कर ले आया और ख़ुद ही ओपनर से खोल भी दिया। पास्ता बॉयल हो गया है, अब इसका पानी कहाँ फेंकूं? वो उससे पूछने लगी तो वो बोली, लाओ मैं बाहर फेंक आऊँ। वो बड़ा ही अच्छा बच्चा बना हुआ था या शायद भूख बहुत शदीद लग रही थी। वो उस खदशे के पेश नज़र के कहीं यह पानी के साथ सब कुछ ना फेंका है, खुद ही पतीली उठाकर बाहर ले गई। वो भी उसके पीछे आया था। फिर जितनी देर वो मछली और मशरूम्स को और काली मिर्च लगाकर फ्राई करती, वो उसके पास ही खड़ा उसे बगौर काम करता देखता रहा। फ्राई की हुई चीज़ें उससे पतीले में डालकर मिक्स किया और प्लेट में निकालने लगी तो वो खूब गहरी सांस लेते हुए बोला, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। प्लेट उसके हाथ में पकड़ाकर उसने अपने लिए फ्राइंग पैन में ही पास्ता निकाल लिया कि यहाँ कप, ग्लास, चमचा, प्लेट वगैरह सभी चीज़ें एक एक थी। वो अपनी प्लेट पकड़े कारपेट पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। अपने लिए पत्ती के डब्बे में से चमचा निकालकर वो भी वहीं उससे कुछ फासले पर बैठ के वो बड़ी रुग़बत से खाना खा रहा था। बड़े दिनों बाद कुछ ढंग की चीज़ खाने को मिली है। वो उसके हाथ के पके खाने की तारीफ़ कर रहा था। प्लेट खाली हुई तो वो अपने लिए और निकाल कर ले आया, जबकि वो खा पी कर फारिग बैठी थी। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी खा चुकी? वो हैरान हुआ। आखिर उसका कल नदीदापन उसने अपनी आंखों से देखा था। और लो, क्या तकल्लुफ़ में इतना थोड़ा सा खाया है? वो शायद खलूस में ही कह रहा था, मगर आयला को लगा वो कल के हवाले से तंज कर रहा था। मैं इतना ही खाती हूँ, शुक्रिया। उसके जवाब पर वो खामोश होकर खाना खाने लगा तो उसने सोचा कि उसे अपने हालात
तफसील से सुना देने चाहिए ताकि उसे पता चले कि वो कोई ऐसी वैसी गई गुजरी लड़की नहीं है। कल तो मैं पूरे दिन मारी मारी जंगल में भूखी प्यासी भटकती फिरी थी। लैला की थ्रिलिंग नेचर ने हम लोगों को मरवा दिया। हम लोग तो असल में वो अभी अपनी दास्तान का ढंग से आगाज़ भी ना कर पाई कि वो उसे बड़ी बोरियत से टोक गया। जाहिर है कोई एक्सीडेंट ही हुआ होगा। शौक में तो आप यहाँ फिर नहीं रही, लिहाजा इस जिक्र को रहने दीजिए। वो दूसरी मरतबा उसे अपने ऊपर गुजरे हालात की तफसील सुनाने से रोक गया तो वो कुछ बदमजाजी हुई। उसका फूला हुआ मुंह देखकर वो हंस पड़ा और बोला, देखो लड़की, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बड़ा रकीकुल कलब वाक़या हुआ हूँ, किसी की भी तकलीफ देख नहीं सकता, और आपकी दास्तान गम तो यकीनन आहों और सुस्कियों से इबारत होगी। मेरा इस वक्त रोने धोने का कुछ ख़ास मूड नहीं है, और जब वो अलमनाक वाक़यात आप मुझे सुनाएंगी तो लाजमन खुद भी रोएंगी, जबकि पहले ही 20-25 लीटर पानी आप अपने आंसुओं के ज़रिए बहा चुकी हैं। अजीब आदमी है आप, आपको मेरे बारे में कोई तजस्सुस नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? वो चिढ़कर बोली। वो प्लेट रखने के लिए खड़ा होता हुआ बोला, मैं बिला वजह के तजस्सुस नहीं पाला करता। अच्छा लड़की, अब ये बताओ कॉफ़ी मैं बनाऊँ या तुम बनाओगी? उसने बात बदल दी तो वो खड़ी हो गई, कॉफ़ी बनाने लगी। मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बग़ैर शक्कर की। वो फ्लोर कुशन पर नीम दराज होता हुआ बोला। कप उसके हाथ में लेकर वो सीधा होकर बैठ गया। अपने लिए ग्लास में वो कॉफ़ी लिए दूसरा कुशन घसीट कर बैठ गई। कॉफ़ी का पहला घूंट लेकर वो उससे बोला, लड़की, इसमें कोई शक नहीं कि तुम खाना और कॉफ़ी दोनों ही बहुत अच्छे बनाती हो। मेरा नाम लड़की नहीं है, मैं आयला हूँ, आयला इकराम। वो उसे मुसलसल लड़की की गर्दान से तंग आकर टोक गई। ओह आयला इकराम, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, हालांकि अखबारात में आए दिन आपका तस्करा होता है, और पिछले ही दिनों तो बीबीसी वालों ने आपकी बायोग्राफी नशर की थी। बस मेरे जहन से निकल गया। चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में झांकती शरारत जाहिर कर रही थी कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आयरा ने उसके बाद उससे कोई बात ना की। काफ़ी पीकर ग्लास उठाकर मेज़ पर जाकर रखा और वापस कारपेट पर आकर बैठ गई। वो जैसे उसकी खामोशी को भी इंजॉय कर रहा था। मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए, वो खड़ा होता हुआ जमाही रोक कर बोला। फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो बेड पर लेट गया और हाथ बढ़ाकर लाइट भी बंद कर दी। एमरजेंसी लाइट, जिसको शायद रिचार्जिंग की शदीद ज़रूरत थी। उसकी मध्यम सी रोशनी गुल हुई तो चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। उसने कोई चीज़ उसकी तरफ उछाली और बोला, ये ले लो। वो जो अभी तक वैसे ही बैठी थी, हाथ लगाकर छू कर देखा तो पता चला उसने अपना कंबल उसे दिया है। दिन में तो मौसम ठीक ठाक था, मगर रात को बड़ी शदीद किस्म की सर्दी हो जाती थी। कल रात भी वो सारा वक्त सर्दी में ठिठरती रही थी। पहले तो उसने तकल्लुफ़ के मारे इनकार करना चाहा, फिर ख्याल आया ये तकल्लुफ़ उसे ठंड में मार डालेगा। लिहाजा आराम से फ्लोर कुशन पर दराज होकर उसने कंबल अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया। उसके कंबल में से बड़ी प्यारी और सांसों को मुअत्तर कर देने वाली खुशबू आ रही थी। पता नहीं वो कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करता था, मगर उसकी खुशबू लाजवाब थी। वो उस खुशबू को पूरी शिद्दतों के साथ महसूस करते हुए आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी तो उसकी आवाज़ आई, मैं तुम्हें कल सुबह ही छोड़ा था, अपने दोस्तों से लगाई हुई शर्त और अपनी शिकस्त को भूल कर। मगर यहाँ मसला ये है कि उसका शिकार अब सिर्फ मेरी ज़िद का मसला नहीं, बल्कि कई इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का भी सवाल है। हम लोग तो सिर्फ उसकी फुर्ती और चालाकी का सुनकर उसका शिकार करने चले आए थे। उसकी अय्यारी और मक्कारी से तंग आकर मेरे दोस्तों ने सरेंडर कर दिया और मेरे यहाँ से चले गए, मगर मैंने कभी हार का लफ्ज़ नहीं सुना। मुझे नफ़रत है हारने से, चुनाचा उनके जाने के बावजूद अपने मिशन पर डटा रहा। यहाँ पास के गांव जाने का इत्तेफाक हुआ तो पता चला कि 2 बच्चे और एक औरत अब तक उसका लुक़मा बन चुके हैं। वो गांव के लोगों के लिए शदीद किस्म का ख़तरा बना हुआ है, लिहाजा उसका ख़त्म किया जाना ही इंतहाई ज़रूरी है। उस रोज़ वो मेरे शिकंजे में आ ही गया था कि तुमने चीख मारकर मामला बिगाड़ दिया। आज भी तमाम दिन मैं उसकी तलाश में मारा फिरा, मगर सिवाय मायूसी के कुछ हाथ ना आया। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। आयला जवाब में खामोश लेटी रही तो वो बोला, कुछ तो फरमाइए आनिसा आयला इकराम साहिबा। उसके नाम पर खासा जोर डालकर बोला गया था। मैंने आपकी तमाम तकरीर बगौर सुन ली है मोहतरम हारून वकार अहमद साहब। वो अपने मखसूस चिड़चिड़ेपन से बोली तो वो हंस पड़ा। घुप अंधेरे में उसकी शक्ल तो क्या नज़र आती, लेकिन हंसी ही सुनाई दे रही थी। बहुत खूब, वैसे तुमने मेरा नाम कहाँ से मालूम किया? टाइम्स ने अपनी ताज़ा तरीन नशात में आपका तफसीली इंटरव्यू शाया किया था, बस वहीं से मैंने मालूमात के ये अनमोल ख़जाने जमा किए। उसे उधार रखने का कोई ख़ास शौक़ ना था, इसलिए बड़ी बेनियाजी से जवाब देती उसे चिढ़ाने की कोशिश की तो वह बेसाख्ता बोला,
तुमने पढ़ा था मेरा इंटरव्यू? तभी मैं कहूँ तुम मुझसे इतनी इम्प्रेस क्यों रहती हो। वो बड़ी संजीदगी से बोला और वो अपना वार खाली जाता देखकर चिढ़ गई। वैसे नक चिड़ी आपस की बात है। टाइम्स वालों ने तो पता नहीं मेरे बारे में कुछ छापा था या नहीं, मगर कभी तुम कभी सिडनी आकर देखो। मैं वहाँ पूरे ऑस्ट्रेलिया में कितना मशहूर मारूफ हूँ। वहाँ के मकामी मैगजीन्स में अक्सर मेरे कॉलम और इंटरव्यूज़ छपते रहते हैं। टीवी के बहुत से प्रोग्राम्स की मैं कंपेयरिंग करता हूँ। बड़ा पॉपुलर हूँ मैं वहाँ। पब्लिक फिगर जिसके गिर्द लोगों का हजूम रहता है। वो अपनी कसीदा खानी में लगा हुआ था। आपको अपने मियाँ मिट्ठू बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। वो उसकी अपनी तारीफ़ों पर कुछ चिढ़कर बोली। आयला खातून, ये मियाँ मिट्ठू बनना नहीं कहलाता, बल्कि इसे खुद शनासी और अपने आप पर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। वो उसे समझाने लगा। सिर्फ आयला हूँ मैं। वो फिर चिढ़ गई और बाय द वे उसे खुद शनासी नहीं खुद पसंदी कहा जाता है। शब बखैर। अपनी बात ख़त्म करके उसने करवट दूसरी तरफ कर ली तो वो बोला, सिर्फ आयला, अगर ये खुद पसंदी ही है तब भी कुछ गलत तो नहीं। शब बखैर। अंधेरा इतना था कि वो ना तो उसके चेहरे के तासुरात देख सकती थी और ना ये पता चल रहा था कि वो उसकी तरफ मुंह किए हुए लेटा है या दूसरी तरफ। आज दिन भर के तमाम वाक़यात को सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ गई। उसकी आंख खुली तो वो चूल्हे के पास खड़ा चाय पी रहा था। वहीं मेज़ पर उसने मोमबत्ती जलाकर रखी हुई थी। वो यूं ही लेटे हुए गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी, जो स्लाइस और चाय जल्दी जल्दी हलक से नीचे उतार रहा था। गीले बिखरे हुए बाल बता रहे थे कि सुबह सुबह नहाया गया है। घड़ी आज भी कल की तरह सुबह के 3:45 बजा रही थी। हल्के नीले रंग की घिसी हुई जीन्स के ऊपर उसने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसे अपनी तरफ देखता पाया तो मुस्कुराकर बोला, सो जाओ, अभी बहुत सुबह है। वो जवाब में खामोश पड़ी रही। चाय का कप वहीं रखकर वो अपने बैग में से राइफल और रिवॉल्वर वगैरह निकालने लगा। उसके बाद शूज़ पहने, घड़ी बांधी और जैकेट पहनकर बाहर निकलने लगा तो वो उठकर बैठ गई और बोली, अगर वो एक हफ्ते तक आपके काबू ना आया तो क्या आप एक हफ्ता भर यहीं रहेंगे? एक हफ्ता क्या, मैं तो अगर वो साल भर हाथ ना आया तो पूरा साल यहाँ गुजार दूँ। वो जवाब देता बाहर जाने लगा तो वो परेशान सी होकर बोली, कुछ मेरे हाल पर रहम फरमाइए। मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? रहना यहाँ आराम से, मुझे मज़े मज़े के खाने पका कर खिलाना और सवाब दारायन हासिल करना। अच्छा, बाकी बातें वापसी पर होंगी। खुदा हाफिज़। वो उसके परेशान हाल चेहरे पर तफसीली निगाहें डालता बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नींद तो क्या आनी थी। जब तक वो होता तहफ़्फ़ुज़ का एक अजीब सा एहसास उसे अपनी लपेट में लिए रखता और उसके जाते ही वो एहसास ख़त्म हो जाता। वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, सारा फैलावा समेटा और कारपेट पर बैठकर वक्त गुजारने की कोशिश करने लगी। कितना गंदा हुलिया हो रहा है मेरा। काश कोई दूसरे कपड़े होते तो मैं बदल लेती। उसकी नफासत पसंद तबीयत पर अपना ये मैला कुचैला हुलिया बड़ा गिरां गुजर रहा था। धूल और मिट्टी में अटे 3 दिन के पहने हुए कपड़े। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। वो फौरन खड़ी हो गई। उसे क्या पता चलेगा, वो तो शाम गए आएगा। तब तक तो मेरे कपड़े सूख भी गए होंगे और मैं अपने इस हुलिये में नजर आऊंगी। अपने आप को समझाती वो अपने लिए शजरे ममनुआ कब बकिया दोनों बैग्स की तरफ बढ़ी। पहले वाले बैग में तो उसकी रिवॉल्वर, कारतूस, खंजर, कैमरा और शिकार से मुतालिक दूसरा सामान था। दूसरे बैग में कपड़े रखे देखकर वो एक्साइटेड हो गई। कपड़े इस तरह निकालने हैं कि उसे पता ना चले कि कोई उसके बैग में घुसा था। बड़ी एहतियात से उसने सबसे ऊपर रखी हुई ग्रे कलर की जीन्स और डार्क ब्लू शर्ट निकाल ली। वहीं कपड़ों के पास उसका शैम्पू और साबुन भी रखा हुआ था, वो भी निकाल लिया। वो झील की तरफ आ गई। खूब अच्छी तरह घुटनों तक रगड़ रगड़ कर पैर धोए, कोहनियों तक हाथ धोए, 2 मरतबा बालों में शैम्पू किया। कहाँ वो रोज़ नहाने वाली और कहाँ ये हाल। खूब अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर वो वापस खैमे में आई। कपड़े बदले, उसके ब्रश से बाल सुलझाए और वापस झील पर आकर जल्दी से उसी साबुन से अपने कपड़े धोए। कपड़ों को खूब अच्छी तरह निचोड़ा ताकि जल्द से जल्द सूख जाए और वहीं खैमे के पास ऐस्तदा एक बड़े से पत्थर के ऊपर खूब फैलाकर कपड़े डाल दिए। धूप खासी तेज़ थी। अभी आधा 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, उसने खुद को तसल्ली दी। वो खैमे में आकर बैठ गई और कपड़े सूखने का इंतज़ार करने लगी। लाख वो यहाँ मौजूद नहीं, मगर उसकी इजाज़त के बगैर उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने और कपड़े पहनने पर वो खुद को चोर सा महसूस कर रही थी। ऐन उसी वक्त जीप रुकने की आवाज़ सुनाई दी तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसका दिल चाहा वो कहीं छुप जाए या गायब हो जाए। उसे भी आज ही इतनी जल्दी वापस आना था। वो एकदम खड़ी होकर जैसे अपने छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने लगी। उसी वक्त वो अंदर दाखिल हुआ। फितरी सी बात थी, उसके छोटे से खैमे में उसकी सबसे पहली नज़र उसी पर पड़नी थी, जबकि वो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ी हुई थी। उस 6 फुट से भी निकलते हुए कद के मालिक, मजबूत व तवाना मर्द के कपड़े उसके धान पान वजूद पर कैसे समा सकते थे।
जीन्स के पांचों को पता नहीं कितनी दफ़ा फोल्ड करके अपने नाप का बनाया था। शर्ट के कंधे पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए थे। हाफ स्लीव्स फुल महसूस हो रही थी और टी शर्ट की लंबाई घुटनों के करीब 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 ही थी। वो इतनी बुरी तरह अब तक की ज़िंदगी में कभी शर्मिंदा ना हुई थी जितना आज होना पड़ रहा था। अंदर घुसते ही उसने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खामोश खड़ी थी। उसमें तो इतनी सकत भी नहीं थी कि उसकी तरफ एक नज़र ही उठाकर देख लेती। वो उसे नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा और बैग में से अपना रिवॉल्वर और कुछ दूसरा सामान निकालने लगा। 2-3 मिनट में इस काम से फारिग होकर वो पलटा तो वो हनूज उसी तरह किसी बुत की मानिंद खड़ी थी। तुम्हें किसी ने सज़ा में खड़ा किया हुआ है, बैठ जाओ आराम से। ये मेरा रिवॉल्वर तंग कर रहा था तो मैं दूसरा लेने के लिए आया था। उस पर एक नज़र डालता वो बाहर निकलने लगा। फिर कुछ ख्याल आने पर रुक गया और उससे बोला, कल की तरह भूखी मत बैठी रहना, कुछ खा लेना, ठीक है। उसने बमुश्किल सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो उसी को देख रहा था, बड़े आम से अंदाज में, जैसे कोई गैर मामूली बात हुई ही नहीं। बड़ी दिक्कतों से सर हिलाया कि वो जवाब का मुंतज़िर था। हारून खुदाफिज़ कहता जा चुका था और वो खुद को कोसती कारपेट पर गिरी थी। क्या सोचा होगा उसने मेरे बारे में? उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था। इससे तो अच्छा था मैं उससे पूछ कर उसके कपड़े ले लेती। वो मना तो नहीं करता, कम अज़ कम इस शर्मिंदगी से तो वही बात अच्छी थी। मगर इतनी अकल होती तो रोना किस बात का था। उसकी हिदायत के बरक्स वो भूखी बैठी रही। खुद पर गुस्सा इतना आ रहा था कि खाना खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। उसके कपड़े सूख गए तो उसने जल्दी से उसके कपड़े ऐसे उतारे जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर रही थी। अपना रेड और ब्लैक प्रिंटेड कॉटन का सूट पहनकर उसकी जान में जान आई। उसके कपड़े गच्चा आयला ने थोड़ी देर ही पहने थे, मगर इखलाक का तकाजा ये था कि उन्हें धोकर रखा जाए। इसलिए कपड़े धोकर सुखाए और फिर उसी तरह तय करके उन्हें बैग में रख दिया। आज का तमाम दिन उसी मसरूफ़ियत की नज़र हो गया था। कभी एक जोड़ा धुल रहा है, कभी दूसरा सूख रहा है। इस काम से फारिग हुई तो सुकून का सांस लिया, जैसे किसी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। कपड़ों के मसले से निजात मिली तो उसकी बेतवज्जी की शिकायत करते बालों की आखिरकार किस्मत जाग गई। बालों को सलीके से बैंड में जकड़ा और कारपेट पर खामोशी से बैठ गई। 6 बजे के करीब उसकी वापसी हुई तो वो अभी तक उसी तरह बैठी हुई थी। अंदर आते ही उसने बड़ी भरपूर नज़रों से उसका जायज़ा लिया। आयला ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो बड़ी गहरी निगाहों से उसी को देख रहा था। निगाहों का जाविया बदलते हुए वो उससे बोला, क्या हाल चाल हैं सिर्फ आयला आपके? आज का दिन कैसा गुजरा? वो उसकी बात पर अपने मखसूस अंदाज में चिढ़कर कुछ ना बोली, वैसे ही चुप बैठी रही। वो बेड पर बैठकर शूज़ उतारने लगा। फिर अचानक कोई बात याद आने पर जैसे खुद पर अफसोस करने लगा। मैं भी कितना पागल हूँ। उसने वापस शूज़ पहनने शुरू किए तो वो हैरान होकर उसे देखने लगी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के तीतरों का शिकार करके लाया हूँ, उन्हें भून कर खाएंगे। मैंने सोचा तुम कुकिंग में एक्सपर्ट हो तो तुमसे पूछ लूँ, इन्हें तैयार करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? यहाँ पास ही छोटा सा देहात है। वैसे तो वहाँ किसी किस्म की कोई सहूलतें नहीं हैं, मगर खाने पीने का सामान मिल जाता है। अपनी बात ख़त्म करके वो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। आयला ने 2-4 चीज़ों के नाम बताए तो वो मैं अभी आधे 1 घंटे तक आता हूँ कहकर चला गया। वो वापस आया और चीज़ें उसके हाथ में पकड़ाकर खुद दोबारा बाहर निकल गया तो वो भी उसके पीछे बाहर आई। सामने ही बैठा वो बड़े माहिराना अंदाज में अपने खंजर से तीतरों का तिया पांचा कर रहा था। उसे देखकर बोला, अंदर से कोई बर्तन वगैरह ले आओ ताकि इन्हें धो लिया जाए। उसने हुक्म की तामील की। मेरा ख्याल है इस काम में तुम मुझसे ज़्यादा माहिर हो, लिहाजा इन्हें धोने की ज़हमत तुम ही कर लो। उसने उसे बर्तन पकड़ाया तो वह खामोशी से झील की तरफ जाने लगी। उससे ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रात के वक्त वहाँ जाते मुझे डर लग रहा है। वो यकीनन मजाक उड़ाता कि वो 2 कदम के फासले पर जाने से डर रही है। दिन भर में वो उस जगह कितनी दफ़ा आई थी, मगर अब अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वो शायद अंदर खैमे में चला गया था। उसका खौफ दोचंद हो गया। उसकी मौजूदगी से वो जो थोड़ी बहुत ढारस थी वो भी जाती रही। वहाँ कहाँ देख रही हो? मैं यहाँ हूँ, अपने बिल्कुल करीब। उसकी सरगोशी सुनाई दी तो वो खौफ से चीख पड़ी। आइंदा अगर तुम मेरे सामने चीखी ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो उसे धमकी देने लगा। आप कहाँ से आ गए? मैंने आपको आता देखा ही नहीं। वो अभी तक हैरान थी। इन्हीं पत्थरों पर चल के आया हूँ। आपके घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। आपको डरने से फुर्सत मिलती तो कहीं और देखती। वो बड़े आराम से शेर का बेमहल इस्तेमाल करके मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था डर के मारे तुम्हारी हालत ख़राब है, इसीलिए आ गया। अब जल्दी से कुछ हाथ भी चलाओ, भूख लग रही है। उसकी बात पर वो तेज़ रफ्तारी से काम करने लगी, जबकि वो उसके बराबर में बैठकर कंकर उठा उठाकर झील में फेंकता रहा। धुलाई का काम तमाम हुआ तो वापस खैमे में आ गए और आयला ने जल्दी से तीतरों पर मसाला लगाना शुरू कर दिया। वो पता नहीं दोबारा कहाँ चला गया था। आधे घंटे के बाद वापस आया तो वो फारिग बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी।
आप कहाँ चले गए थे? उसने बेसाख्ता बड़ी फिक्रमंदी से पूछा तो वो पता नहीं किस बात पर हंस पड़ा। अपनी बात के जवाब में उसकी हंसी आयला को सख्त जहर लगी। ऐसा मैंने कौन सा लतीफ़ा सुना दिया है जो मौसूफ को इतनी हंसी आ रही है? वो उसके नाराज़ चेहरे पर एक तफसीली नज़र डालता हुआ बोला। एक मर्तबा अपने एक इंडियन दोस्त के इसरार पर कि हमारे यहाँ की फ़िल्में बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, एक इंडियन मूवी देखी थी ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा। वो दोबारा कुछ सोचकर हंस पड़ा, फिर उसके सामने ही कारपेट पर बैठता हुआ बोला, इस फिल्म में होता कुछ यूँ है कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं, मगर जालिम समाज उनके रास्ते में रोड़े अटका देता है। आखिरकार तंग आकर दोनों अपना अपना घर छोड़ देते हैं और एक वीरान बेयाबान मगर बेहद हसीन और पुरफिज़ा जंगल में आ जाते हैं। अब क्योंकि वो हीरो हीरोइन थे और डायरेक्टर उन पर बेहद मेहरबान था, इसलिए तमाम हालात उनके हक़ में होते हैं। हीरो साहब जो लॉ कॉलेज में पढ़ रहे थे, अचानक एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बन जाते हैं और दरख्तों की लकड़ियाँ काटकर नहायत शानदार सा घर तामीर करते हैं। इस बारे में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत सब खामोश हैं कि दीगर बिल्डिंग मटीरियल उन्हें कहाँ से दस्तयाब हुआ। खैर जनाब, घर बन गया और दोनों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। हीरो साहिब सुबह सवेरे जंगल में लकड़ियाँ काटने चले जाते और हीरोइन बेचारी उनके इंतज़ार में एक आध गमगीन सा गाना गाती उनके लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार करती है। इस बारे में भी तमाम मुतल्लका अफराद खामोश हैं कि खाने पीने का सामान मुहैया कहाँ से होता था। भाई कहीं ना कहीं से आ ही जाता होगा, हम आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। उस वक्त मैंने अपने दोस्त से कहा था कि इतनी बेतुकी और फजूल फिल्में उसी को मुबारक हों जिनका ना कोई सर है ना पैर, एक जंगल में खुशो खुर्रम रह रहे हैं, बाकी ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात। उसने अपनी बात ख़त्म की तो आयला को अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हुआ। वो इतना आउटस्पोकन होगा उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। गोश्त तुम्हारी नोट हो गया है क्या? चूल्हे पर ही तल लूँ? वो उसके सामने से खड़ी होती हुई बोली तो उसके बाद बदल देने पर हंस पड़ा और ख़ुद भी खड़ा होता हुआ बोला, तुम इन फिल्मों की इस किस्म की बातों पर यकीन करती हो? मैं फ़िल्में नहीं देखती। वो उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गई और खामखा तीतरों को उलट पलट करने लगी। अभी जब तुम यहाँ बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी, मुझे बरसों पहले की देखी हुई वो फिल्म अचानक याद आ गई। वो भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रही थी। वो बुरी तरह चिढ़ गई। हद होती है खुशफहमी की भी। वो उसकी बात पर हंस पड़ा और बोला, तुम्हें नहीं लगता हम दोनों घर से भागे हुए उन फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह रह रहे हैं? वो उसकी बात पर जलकर बोली, लगता है आज आप बहुत खुश हैं। अरे तुम्हें कैसे पता चला? वो हैरान हुआ। वो उसकी हैरत नज़रअंदाज करके संजीदगी से बोली, आमतौर पर लोग बेतहाशा खुश होकर फजूल और बेतुकी बातें करने लगते हैं, इसलिए। वो उसकी बात का बुरा माने बगैर बदसतूर मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। आप जल्दी से अपनी जहानत को कंफर्म करवाओ, ये बताकर कि मैं इतना खुश किस बात पर हूँ। आपकी खुशी का दायरा तो गालिबन इन चीतों और शेरों तक ही महदूद है। चुनाचा उन्हीं से मुतल्लिक कोई बात होगी। वो उसी तरफ देखते हुए बोली, मान गए भाई तुम्हारी जहानत को। अब जल्दी से ये उठाकर बाहर ले चलो, वहाँ मैंने तुम्हारी दावत का सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। वो उसे सराहता हुआ बर्तन की तरफ इशारा करने लगा तो वो मसाला लगे तीतरों को उठाकर उसके पीछे ही बाहर निकल आई। खैमे से कुछ फासले पर उसने लकड़ियाँ जलाई हुई थी, सीखों से मिलती जुलती वो अजीब गरीब सी शय पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाया था। कभी तुमने इस किस्म का डिनर किया है? वो सीखों पर बोटियाँ चढ़ाता हुआ बोला तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर खुद भी उसकी मदद करवाने लगी। गोश्त के भूनने की खुशबू और लकड़ियों के जलने की मखसूस महक ने माहौल को बड़ा खूबसूरत बना दिया था। दरख्तों की छाँव में बैठे वो दोनों जैसे कोई पिकनिक मना रहे थे। कुछ देर तो वो ये भी भूल गई कि वो किन परेशान कुन हालात का शिकार है और ये कि उसके घर वाले उसके लिए किस कदर फ़िक्रमंद होंगे। चौदहवीं के चाँद ने अपनी तमाम रोशनी जैसे यही निछावर कर दी थी। माहौल का असर था या वो तीतर वाकई बहुत मज़ेदार थे? वो फ़ैसला ना कर पाई और उससे बोली, इतना शानदार डिनर मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। ये डिनर तो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। गर्मा गर्म बोटी मुंह में रखते हुए वो उससे बोली तो वो सीखों पर से बोटियाँ उतारता हुआ उससे बोला, हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही मज़े आएंगे। फिर कुछ सोच कर उससे बोला, तुमने ये तो पूछा नहीं कि ये दावत है किस खुशी में? फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर खुद ही बोला, आज मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। बड़ा चालाक बनता था। तुम्हें तो शायद पता ना हो, बड़े बड़े सूरमा अभी तक उसके शिकार की खातिर यहाँ आकर मायूस लौट चुके हैं। ये मेरा अब तक की ज़िंदगी का शानदार तरीन कारनामा है। जिस काम को बड़े बड़े प्रोफेशनल्स नहीं कर सके वो मैंने कर दिखाया। मेरे दोस्त तो खुशी से पागल हो जाएंगे जब उन्हें मेरी कारकर्दगी का पता चलेगा। वो बेहद खुश था। मुसर्रत के बेपाया एहसास से उसका चेहरा जगमगा रहा था। उसकी बात पर वो भी खुशी से उछल पड़ी और बोली, इसका मतलब है अब आप मुझे छोड़ आएंगे? वो उसके चेहरे पर एक तफसीली नज़र डालता हुआ बोला,
तुम्हें छोड़ने का क्या मतलब है? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं अभी यहाँ मज़ीद क़याम करूँगा? फिर कुछ देर वो कोई बात सोचता रहा और उससे बोला, मैं तो अभी रात में ही यहाँ से जाना चाह रहा था, मगर मसला तुम्हारा है। क्यों, मेरा क्या मसला है? वो उसकी बात सुने बगैर बोली। वो कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से उसे देखता रहा। तो वो मज़ीद बोली, अभी चले ना, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। वो उसे चलने के लिए उकसाने लगी तो वह एक गहरी सांस लेकर बोला, पागल हो तुम? पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने अपनी इतनी कूड़मक्स बेटी को इतने ख़तरनाक जंगल में भेज कैसे दिया? उसकी बात पर वो हस्बे आदत चिड़चिड़ेपन से बोली, फिर मैं अगर सारी बात सुनाने की कोशिश करूँगी तो सुनेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे बारे में इस तरह की फजूल इल्ज़ाम तराशियाँ करने से बराए मेहरबानी गुरेज फरमाएं। उसकी बात पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा और बोला, अच्छा तुम दिल छोटा ना करो, चलो सुनाओ अपनी अलमनाक दास्तान, मैं तुम्हारी पूरी बात मुकम्मल खामोशी से सुनूंगा। उसका शरारती लहजा उसका खून खुलाने लगा तो वो वहाँ से खड़ी हो गई। पीछे से उसकी आवाज़ आई, देखो अभी मैंने तुम्हें इतना मज़ेदार डिनर करवाया है, यूँ जल कलस कर खाया पिया ज़ाया ना करो, वरना तुम्हारे घर वाले मुझे इल्ज़ाम देंगे कि कैसा बदअखलाक मेज़बान था, हमारी बेटी को ढंग से खिलाया पिलाया भी नहीं। बेचारों को ये नहीं पता होगा कि इसमें मेज़बान बेचारे का कोई कसूर नहीं, खातून ही चिड़चिड़ेपन की पुरानी मरीज़ा हैं। वो बिना कोई जवाब दिए अंदर खैमे में आ गई। कुछ देर बाद वो भी अंदर आ गया। आयला बेड पर बैठी थी। उठो यहाँ से, उसे उठने के लिए कहा गया तो वो खामोशी से बेड पर से उठ गई। उसके हटते ही उसने अपने सिंगल बेड को, जो बवक्ते ज़रूरत सोफ़े का काम भी दे सकता था, फोल्ड करना शुरू कर दिया। उसके पाए फोल्ड किए, मैट्रेस उसी में जॉइन था। बेड फोल्ड होने के बाद किसी छोटे से सूटकेस जितना हो गया था। वो सामने खड़ी उसे बगौर देख रही थी। मेरा ख्याल है अगर तुम यहाँ मेहमान बनकर खड़ी होने की बजाय कुछ थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटा दो तो हम जल्दी रवाना हो सकेंगे। कुर्सी फोल्ड करता वो उससे बोला तो आयला किचन की तरफ आ गई और बर्तन वगैरह समेटने लगी। खाने पीने का तमाम सामान और बर्तन उसने बैग में भरकर बैग बंद कर दिया और टेबल के पास आकर उसकी किताबें और दूसरा सामान उठाती उससे पूछने लगी, ये चीज़ें कहाँ रखूँ? ये सामने वाले बैग में डाल दो। उसने काम करने के दौरान जवाब देने की फुर्सत निकाली। वहाँ मौजूद सारा ही सामान पोर्टेबल था, इसलिए हर चीज़ छोटे छोटे साइज़ में कन्वर्ट हो गई थी। वो चीज़ें उठाकर जीप में रख कर आने लगा। तीसरा चक्कर लगाकर वापस आया तो वो हाथ में उसकी जैकेट और शर्ट लिए खड़ी थी। क्या हुआ? उसे यूं खड़ा देखकर वो बोला तो उसने जवाब देने की बजाय दोनों चीज़ें उसकी तरफ बढ़ा दी। ये रख लें। उसे खामोश खड़ा देखकर वो बोली, तुम खुद ही रख दो। उसने बेनियाजी से जवाब दिया तो वो कुछ झिझकती उसके बैग में दोनों चीज़ें रखने लगी। तमाम चीज़ें रख दी गई थी। अब वो आखिर में खैमा उखाड़ रहा था। आयला बाहर आकर खड़ी हो गई। सामने मौजूद उस घने और ऊंचे दरख्त को देखकर वो उसकी तरफ आ गई। वो खैमा उखाड़ कर जीप में रख चुका था। उसकी तलाश में नजरें दौड़ाई। वो सामने दरख्त के पास खड़ी पता नहीं क्या कर रही थी। हारून उसके पास चला आया। वो उसकी आमद से बेखबर दरख्त पर अपना नाम खोद रही थी। तुम्हारा क्या दोबारा भी कभी आने का इरादा है? वो उसकी पुश्त पर खड़ा पूछ रहा था। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि बहुत सालों बाद जब कोई यहाँ से गुजरे तो इस दरख्त पर मेरा नाम देखकर एक लम्हे को मेरे बारे में सोचे ज़रूर। वो एक को गहरा करते हुए बोली, बड़े रोमांटिक ख्यालात हैं। मैंने तो आज तक कभी इस तरह नहीं सोचा, वरना अब तक इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और पता नहीं कहाँ कहाँ के जंगलात में मुख्तलिफ दरख्तों पर मेरा नाम खुदा होता। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लाओ मैं भी अपना नाम लिखूं। फिर उसके नाम के नीचे ही उससे खूब बड़ा ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखा। इस काम से फारिग हुआ तो हाथ झाड़ता हुआ उससे बोला, चलें अब? हाँ चलें, वो जवाब देती आगे बढ़ गई। जीप के पास पहुंची तो पिछली सीट पर उस मोटे ताज़े सेहतमंद शेर को पड़ा देखकर उसकी चीख निकल गई। फिर चीखे तुम? मैंने मना किया था ना। वो उस पर नाराज़ होने लगा। ये भी हमारे साथ जाएगा? मैं उसके साथ सफ़र नहीं कर सकती। वो जीप से 2-4 कदम पीछे हटते हुए बोली, नहीं जाओगी तो मत जाओ, रहो यहीं, मैं तो जा रहा हूँ। वो अपने रवायती रूड लहजे में बोला। ड्राइविंग सीट संभाल कर जीप स्टार्ट करने लगा। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, वो भी इस मनहूस की खातिर? वो वहीं खड़े खड़े चिल्लाई। नज़रें बदसुतुर उस मनहूस पर थीं जो अपने लहीम शहीम वजूद समेत पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। लगता था उसे बमुश्किल जीप में घुसाया गया है, क्योंकि उसका आधा धड़ सीट पर और आधा सीट से नीचे पड़ा हुआ था। तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। वो उसे वार्निंग देने लगा तो आयला ने बड़ी दिक्कतों से कदम जीप की तरफ बढ़ाए और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते एक नज़र दोबारा उस पर डाली और हारून की तरफ बड़ी बेबसी से देखते हुए बोली, ये मर गया है ना? आपने ठीक तरह से इसे चेक कर लिया? कहीं ऐसा ना हो ये मक्कारी कर रहा हो। जीप का दरवाज़ा पकड़े वो बाकायदा थर-थर काँप रही थी। वो जैसे जिच सा हो गया। अपने गुस्से को दबाते वो बड़ी मुश्किलों से नर्म आवाज़ में बोला, आयला क्यों टाइम ज़ाया कर रही हो? जल्दी बैठो।
कोई जाए फरार नज़र नहीं आ रही थी। पता नहीं वो अपने चहीते को भी कभी अपने से जुदा ना करेगा, इसलिए खुद को घसीटती जीप में बैठ गई। उसके बैठने पर उसने बाआवाज़ बुलंद खुदा का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो उसकी बात से बेनियाज तिरछी निगाहों से उस पीछे देख रही थी। देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे देखना भी नहीं चाह रही और देख भी रही है। वो उसके इतने ज़्यादा खौफज़दा होने पर बड़ी काबिल रहम नज़रों से उसे देखने लगा। अब क्या मैं हलफ उठा कर कहूँ कि यह मर चुका है? क्यों मरहूम की रूह को घूर घूर कर तकलीफ़ पहुँचा रही हो? वो उसकी मुसलसल तिरछी निगाहों से तंग आकर बोला तो वो उसकी तरफ देखकर बड़े नाराज़ अंदाज में बोली, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसे मेरे ऊपर तरजीह देकर आपने मेरी इंसल्ट की है। ये बात अगर आपने इस बेचारे मासूम जानवर की बजाय किसी खातून की शान में कही होती तो मैं आपसे माजरत कर लेता और शायद आपकी बात को इंजॉय भी करता। वो बड़ी संजीदगी से बोल रहा था। आयला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उस पर से नजरें हटाकर विंड स्क्रीन पर मरकूज करता हुआ बोला, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने की बड़ी जल्दी है। वैसे तो कुछ तरीके मैंने इस पर अप्लाई किए हैं कि उसकी लाश जल्दी सड़े नहीं, मगर फिर भी मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्तों को ज्वाइन करना है। तुम ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है? उसकी बात के जवाब में वो एक नज़र उस पर डालकर बोली, वैसे तो मुझे नैरोबी जाना है, मगर आपको जहाँ सहूलत हो वहाँ मुझे छोड़ दें। वो उसके तकल्लुफ़ बरतने पर हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो आप नैरोबी में रहती हैं? वो उसकी हंसी पर कुछ हैरान हुई और बोली, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अजीब है, मेरी समझ में नहीं आता। शायद लैला मेरी जगह होती तो आपकी कंपनी को खूब इंजॉय करती। वो तो अगर यहाँ आ जाती तो सब घर वालों को भूल भाल कर आपके साथ शिकार खेलने निकल खड़ी होती। ऐसी ही है वो नडर और एडवेंचर्स की शाइक। लैला के जिक्र के साथ ही उसे उन दोनों की फिक्र सताने लगी। या अल्लाह वो लोग खैरियत से हों? बगौर उसके उदास और फिक्रमंद चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके पल पल बदलते मूड्स के तमाम इसरार और रमूज उस पर अच्छी तरह वाज़ेह थे, इसलिए उसका मूड बदलने की खातिर बोला, इतनी अच्छी और खूबियों की मालिक लड़की से आपका क्या ताल्लुक़ है? आपकी दोस्ती तो आपकी तरह बेवकूफ़ और बुज़दिल होनी चाहिए। अपने बारे में उसके कमेंट्स का बुरा मनाए बगैर वो लैला के बारे में बताने लगी। वो अभी अगर यहाँ होती तो इस शेर के ऊपर पाँव रखकर सबसे पहले तो अपनी एक तस्वीर खिंचवाती, फिर हाथ फेंक कर उसका तफसीली जायज़ा लेती। वो किसी चीज़ से नहीं डरती, बड़े बुलंद इरादे हैं उसके। वैसे तो वो खलाबाज बनना चाहती थी, मगर चची जान थोड़े कंजर्वेटिव ख्यालात की मालिक हैं, इसलिए उसका ये शौक़ पूरा ना हो सका। वो अपनी कामयाब कोशिश पर मुस्कुराता हुआ बोला, कहाँ पाई जाती हैं ये लैला? असूलन तो उसे किसी जंगल में ही पाया जाना चाहिए। वैसे इस लैला को अब तक अपना कैस मिल चुका है या नहीं? मुझे तो सिर्फ सुनकर ही उन खातून से मिलने का शदीद शौक़ पैदा हो गया है। वो बरजस्ता बोल पड़ी, मुंह धो रखिए, उसका निकाह हो चुका है। उसके जवाब पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा और लहजे में थोड़ा सा अफसोस शामिल करता हुआ बोला, अफसोस मैं लेट हो गया। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी छाई रही। बातों में लगकर उसका ध्यान पीछे पड़े शेर से हट चुका था। वो उसकी तरफ एक सरसरी सी नज़र डालकर बोला, नींद आ रही है तो सो जाओ अपने लिए। उसके लहजे में मौजूद खलूस पर उसका दिल खुश हो गया। नहीं, अभी तो नहीं आ रही। उसकी बात का जवाब देकर वो एक आध सेकंड की खामोशी के बाद उससे मुखातिब हुई, आपके घर वाले आपको इतने ख़तरनाक कामों में घुसने की इजाज़त कैसे दे देते हैं? ऐसा खौफनाक शिकार जिसमें जान जाने की इतने ज़्यादा चांसेस हों, वो आपको रोकते नहीं? मेरे तो भैया ने जिस दिन आर्मी ज्वाइन की थी, अम्मी ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था, जैसे अभी जंग छिड़ने वाली है। उसकी बात के जवाब में वो बड़े तंज़िया अंदाज में बोला, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, इसलिए मैं बड़े इत्मीनान के साथ जो चाहे कर सकता हूँ। वो उसके लहजे की तलखी पर मुताज्जब होकर उसे देखने लगी। शायद मैंने कोई गलत बात कर दी है जिससे ये हर्ट हुआ है। वो क्या सराइयाँ करती चुप बैठी रही। वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से ड्राइव कर रहा था। शायद वो उसकी ज़िम्मेदारी से जल्द अज जल्द ओहदा बरा होना चाहता था। उसकी तरफ से लाताल्लुक वो रास्ते पर नज़रें जमाए जीप दौड़ा रहा था। आयला चारों तरफ फैले उस सन्नाटे और वहशत भरे माहौल से नज़रें चुराए अपने हाथों पर नज़रें जमाए बैठी थी। कितनी वीरानी और वहशत है इस जगह पर। अगर ये साथ ना होता तो मैं कब की अल्लाह को प्यारी हो गई थी। वो अपने आप से बातें करती वक्त गुजारने लगी। उसी वक्त जीप एक ज़ोरदार झटके के साथ रुक गई। उसका सर सामने टकराते टकराते बचा। उसे दरवाज़ा खोलकर बाहर उतरते देखकर वो उससे पूछने लगी, क्या हुआ? शायद जीप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उससे पहले कि वो मुकम्मल जवाब दे जाए, मैं ज़रा उतरकर चेक कर लूँ। वो शायद जीप के मिजाज दिखाने पर कुछ बेजार सा हो गया था। उसके हाथ में टार्च पकड़े वो इंजन पर झुका फॉल्ट तलाश कर रहा था। आयला उसकी मदद के ख्याल से बाहर निकल आई और बगैर कुछ कहे टार्च उसके हाथ से ले ली। वो क्या कर रहा था, किस चीज़ को चेक कर रहा था, उसके बारे में वो ना जानती थी, ना जानने का शौक़ था। उसकी दिलचस्पी तो बस इस बात में थी कि किसी भी तरह जीप जल्द अज जल्द ठीक हो जाए।
वो उस उजाड़ वीरान जगह से खूब रुखसत हों। अपने ख़यालात उससे शेयर भी नहीं कर सकती थी, वरना उसे बताती कि इतने उजड़े बियाबानों में बदरूहें बसेरा किए रखते हैं और आप लाख बहादुर हों, एक बदरू का मुकाबला कैसे करेंगे। अपने ख़यालात से खाइफ होती वो उसके कुछ और करीब हो गई तो वो चिढ़ कर बोला, कहाँ घुस रही हो, दूर हटकर खड़ी हो। उसके नाराज़ लहजे से डरकर वो फ़ौरन दूर हट गई। 10-15 मिनट इंजन के साथ मगजमारी करके वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। फ़ॉल्ट मैंने ठीक कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए। चलते वक्त मुझे ख्याल ही नहीं आया कि चेक कर लूँ। वैसे फ़िक्र की कोई बात नहीं है, यहाँ सामने ही एक चश्मा है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ, तुम जीप में बैठो। वो हाथ में कैन पकड़कर जाने लगा तो वो फ़ौरन बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी, यहाँ अकेले बैठकर मुझे डर लगेगा। वो उसकी बात पर झल्ला गया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल करीब हूँ। नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी, ज़िद्दी लहजे में बोलती वो उसे उस वक्त जहर दिखाई दे रही थी। पागल हो गई हो, यहाँ का रास्ता इतना पुरखतर और नाहमवार है, गिर गिरा जाओगी, अंधेरा भी इतना है। मैं पानी लाऊंगा या तुम्हें संभालूंगा। अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, मैंने मना कर दिया तो मतलब मना कर दिया, समझी। जीप में बैठो। उसके इतने गुस्से और नाराज़गी से भरे सहमे अंदाज पर वो सहम कर जीप में बैठ गई तो वो उसके पास आया और बोला, दरवाज़ा लॉक करके और शीशे चढ़ाकर बैठो, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुमने बाहर नहीं उतरना किसी भी सूरत में, अंडरस्टैंड। आराम से बैठो, ख़तरे की कोई बात नहीं। वो सामने जो ढलवानी रास्ता नज़र आ रहा है, बस वहीं ज़रा सा नीचे उतरकर चश्मा है, मैं अभी 5 मिनट में वापस आ जाऊँगा। वो उसे डरा धमका कर और तसल्ली देकर आगे बढ़ गया, तेज़ कदमों से, जैसे जल्द से जल्द वापस आना चाहता हो। आयला ने एक नज़र पीछे पड़े उस दरिंदे पर डाली तो ऐसा लगा वो अपनी लाल लाल आंखों से उसे ही देख रहा है और अभी अचानक उस पर झपट पड़ेगा। उसकी तरफ से जहन हटाना चाहा तो ऐसा लगा जैसे ड्राइविंग सीट पर कोई भूत आकर बैठ गया है और अब अपने पंजे उसकी तरफ बढ़ा रहा है। वो बेख्तियार उसकी हिदायत नज़रअंदाज करती जीप से उतर गई। इसके साथ ही मैं यहाँ इसके फर्स्ट पार्ट का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह कल इसका सेकंड और लास्ट वाला पार्ट मैं अपलोड कर दूँगी। आप ज़रूर इस नावल को सुनिएगा, पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसका लास्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।